Assalamu alaikum, जी आया नु खुश आमदीद एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम इन आवर शो सिटी एट 10 में आपको आपका होस्ट शराज पर खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूं कि आपके दिन की शुरुआत मंडे होने के बावजूद अच्छी हुई होगी, क्योंकि अक्सर औकात मंडे की शुरुआत जो है वो बड़ी खूबसूरत नहीं होती है, बड़ी बोझ के साथ होती है, बड़ी बर्डन के साथ होती है, क्योंकि आपने काम पे जाना होता है, बिजनेस पे जाना होता है, हफ्ते की शुरुआत होती है और हफ्ते की शुरुआत जो है वो किसी काम करने वाले इंसान को अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिंदगी की सच्चाई और हकीकत यही है कि अगर आप मर्द हैं, घर के सरबराह हैं, घर का हाउस होल्ड जो है वो चला रहे हैं, घर के मेंटेनेंस के हवाले से सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको काम करना पड़ेगा। कुछ भी कर लें, काम तो करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। यही कुदरत ने इंसान की, खास तौर पर मर्द की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि उसे काम पर जाना पड़ता है। वो हजरात जो काम पर नहीं जा रहे हैं या किसी न किसी वजह से वो बरसरे रोजगार नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनसे जरा पूछकर तो देखिए उनकी लाइफ का शेड्यूल। वो आपको बताएंगे कि वो किस हद तक परेशान है। इसलिए जो आपके पास काम है, जो आपके पास कारोबार है, जो आपके पास नौकरी, जॉब, जो भी है आपके पास, आप सुबह निकलते हैं, काम के लिए जाते हैं, काम से थक हार के घर वापस आते हैं, तो इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और राइट ट्रैक जो है वो कई लोगों को इस दुनिया में नहीं मिल पाता है। अगर आपकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पर चल रही है और कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है और उस लाइफ से, उस रोजगार से आपका घर भी अच्छा चल रहा है, तो शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए तरस रहे हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मौसम के हवाले से। तो मौसम हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत जो है बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आज सुबह मैंने देखा ऑफिस आते हुए ही कचरे को आग लगाई हुई थी बड़े पैमाने पर और धुआं निकल रहा था। ये हम लोग ही कर रहे हैं, इंसान ही इंसान के लिए मसाइल पैदा कर रहा है, इसमें कुदरत का कोई अमल दखल नहीं है। ज़ाहिर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो और जितने भी फसाद आते हैं, जितनी भी करप्शन और कैलामिटीज आती हैं इस दुनिया के ऊपर, उसमें ज्यादातर जिम्मेदारी जो है इंसान की अपनी होती है, इंसान की अपने हाथ से कमाई हुई होती है। तो इसमें हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें बहुत ज्यादा केयर करनी होगी। मौसम के हवाले से बात करेंगे टुडेज वेदर के सेगमेंट में। कम से कम दर्जा हरारत आज जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम जो है वो खासा जो है वो बेहतर हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन ये ठंड जो है वो खुश्क ठंड है। खास तौर पर रात के औकात में आपको खांसी की बहुत ज़्यादा शिकायत इस वजह से होती है क्योंकि दिन भर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन भी होता है और आप फासला भी नहीं रखते, मुसाफा भी होता है और सब कुछ होता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे जरासीम कैरी करके जो है घर आते हैं। और हम देख रहे हैं इस वक्त शहर के अंदर FWMC ने जो सफाई का ठेका जो है उसको प्राइवेट कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर झाड़ू दिए जा रहे होते हैं और सुबह के औकात में आप मोटरसाइकिल तेज गुजार के वहां से गुजरते हैं तो वो सारा का सारा गुबार और मिट्टी और गर्द जो है वो आप इनहेल कर लेते हैं, जो कि आपके लंग्स में चला जाता है, खासा नुकसानदेह होता है। ऑल यू हैव टू डू, अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं, खास तौर पर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, पिक करने के लिए, साइकिल के ऊपर जा रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। 10 रुपए का मास्क है जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आपके हजारों रुपए लग जाएंगे, वो हजारों रुपए बचाने से बेहतर है अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बारिश का कोई इम्कान आज भी नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होते हैं, उनका तारुफ आपको करवाऊंगा, उसके बाद हम टॉपिक पे बात करेंगे। आज भी हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ऑल गुड। इनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अरसलान दुरानी, जो कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर है हमारे सिटी 41 के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब्दुल रहमान, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा गुफ्तगू की। हमने देखा है कि इस वक्त अगर आप कॉरपोरेशन के हवाले से बात करें, MCF के हवाले से बात करें, इंतजामी मामलात के हवाले से बात करें, तो सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर आपकी बड़ी कड़ी नजर है और आपने बहुत सारी खबरें भी इससे रिलेटेड दी हैं, इससे पेशन गोई से रिलेटेड, इसके फोरकास्ट से रिलेटेड, तो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात हम? थैंक यू शराज। देखिए, जैसे कौमी असम्बली का इलेक्शन ज़रूरी है, सूबाई असम्बली का ज़रूरी है, सेनेट का ज़रूरी है, ऐसे ही बल्दियात का इलेक्शन भी ज़रूरी है। देखिए, कोई भी मुल्क है, इंडिया है, USA है, चाइना, इवन के चाइना में यहाँ पर एक पार्टी का सिस्टम है लेकिन बल्दियात उधर भी है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर बल्दियात ना हो।
ये वो लोग होते हैं जो कि म्यूनसिपल सर्विसेज मुहैया करते हैं शहरियों को, जिसमें निचले लेवल पे जैसे अभी आपने सफाई की निशानदेही की, सीवरेज की, ऐसे ही रोड्स की मेंटेनेंस की, छोटे मोटे शहरियों के काम, सर्टिफिकेट की हद तक कोई भी फार्म टेस्ट करवाना, तो इस तरह के छोटे काम इनके ज़िम्मे होते हैं। पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि जब भी जमहूरी सेटअप आता है तो इनमें तखीर की जाती है। अभी यहाँ पर तवक्को है कि ये दिसंबर में गवर्नमेंट अपना बल्दियाती एक्ट मुकम्मल कर लेगी, जो कि 2013 के एक्ट को मामूली शक्ल में बहाल किया जाएगा। तो इस काम में 1 साल लगा दिया गया, जो कि सबसे ज़रूरी काम है। जैसे यहाँ पर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात तखीर का शिकार हुए थे, तो अदालतों में लोग चले गए थे, क्यों इलेक्शन लेट हो रहे हैं। तो ये बल्दियाती इलेक्शन है जिस पे कोई भी बात नहीं करता, हालांकि जितनी पॉलिटिशियंस की नर्सरी है वो इधर से आनी होती है, जितने लोगों के काम है वो इधर से आने होते हैं। हमारे एमपी एमएनएज वो बदकिस्मती से चेयरमैन नाज़म के लेवल पे होते हैं, लेकिन वो जो है वो असम्बलियों में चले जाते हैं और फिर जाके हमारे कौमी असम्बली के जो है एमएनए मेंबर्स, एमपीए, पंजाब असम्बली वाले, वो जाके गटरों के ढक्कन लगा रहे होते हैं, सफाई देख रहे होते हैं। हालांकि ये इनका काम भी नहीं है। इवन कि जो यहाँ पर ये अभी अपने FWMC के हवाले से बात की, तो ये सारा कुछ भी बल्दियाती इदारों का काम है, ये पंजाब हुकूमत का काम नहीं है कि इनकी निगरानी करना, इनको देखना, क्योंकि ये कंपनीज अथॉरिटीज़ बनाई इसीलिए जाती हैं कि काम तकसीम किया जाए, काम निचले लेवल पर लाया जाए और निचले लेवल पर जो MD या CEO आपने बनाया है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। अगर फैसलाबाद में सफाई का मसला है और मरीम नवाज़ को उसका नोटिस लेना पड़ता है, एज ए CM ट्वीट करनी पड़ती है कि ये मसला हल किया जाए, तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पर हम कोलैप्स कर चुके हैं। मुकम्मल नाकामी है कि एक मामूली मसला सीवरेज का अगर होता है तो उसमें CM को आना पड़ता है तो फिर मसला हल होता है। तो इसका मतलब है कि नीचे का सिस्टम ख़राब हो चुका है, ना तो वासा काम कर रही है, ना बल्दियात काम कर रही है और ना ही डिप्टी कमिश्नर काम कर रहा है। तो ये इसमें हम ये कहेंगे अब्दुर्रहमान कि इसमें कमजोरी इदारों की है, वासा की है, FWMC की है, या फिर इसमें कमजोरी जो है वो अपर लेवल के ऊपर है, यानी CM पंजाब की कमजोरी की उन्होंने गहरी नजर ही नहीं रखी हुई इन इदारों के ऊपर। बिल्कुल शराज, ये दोनों सतहों पे कमज़ोरी है कि एक तो CM ऑफिस पे कमज़ोरी है कि इतने निचले लेवल पे उन्हें जाकर नोटिस लेना पड़ता है और फिर उसके बाद महज सफाई करवा दी जाती है, किसी को हटाया नहीं जाता नाहलों को उनकी सीट से, कि अगर वो किसी की नाहली हुई है तो उसको सीट से हटाया जाए। ऐसे ही नीचे जो अदारे हैं वहाँ पर देखा जाना चाहिए कि जो जो बंदे आपने लगाए हुए हैं, अगर वो काम के अहल नहीं है तो उनको चेंज किया जाए, अगर काम के अहल है तो उनसे पूछा जाए। या पॉलिटिकल बंदे आपने 1 साल हो गया पॉलिटिकल बंदे इदारों में नहीं लगाए, इसका मतलब है कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है, कि अपने बंदों पर ट्रस्ट नहीं है, आपने DC ACs भी ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर उनकी कारकर्दगी का भी हिसाब होना चाहिए, कि उनको वाच होना चाहिए। देखिए शराज, जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर होते हैं या ACs या इदारों के MDs होते हैं, इन्होंने वोट नहीं लेने होते। ये अहल हूँ या ना अहल हूँ इसका इनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रमोशन भी इनकी हो जाती है ब्यूरोक्रेसी की। हमारे ये बड़ा रवाज है कि यहाँ पर पुलिस जितनी भी नाअहली है, रोज़ाना 150 डकैती हो रही है, लेकिन CPO की प्रमोशन भी होगी, RPO की भी होगी, इनकी कभी भी जो है वो उसकी प्रमोशन नहीं रुकेगी। जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से है, DC कमिश्नर है, एंटी करप्शन वाले हैं, या FBR है, या पुलिस है, वो प्रमोशन होती जाएगी। निचले वालों को जो है वो बली का बकरा बनाया जाएगा, कि जिसमें कांस्टेबल को बना दिया, किसी क्लर्क को बना दिया, SHO मुअत्तल कर दिया, लेकिन कभी भी SP RPO CPO मुअत्तल नहीं होगा, कभी भी डिप्टी कमिश्नर नाअहली पे मुअत्तल नहीं होगा, ऐसी नहीं होगा। ये ब्यूरोक्रेसी ने अपनी ऐसी यहाँ पर सियासी हुकूमतों को मजबूर किया जाता है, या अपनी जड़ें बड़ी उन्होंने मजबूत की हुई हैं। एग्जैक्टली, वो अपनी रिपोर्ट्स ही ऐसी पेश करते हैं CM ऑफिस के आगे कि उन्हें लगता है कि यही बंदा काम कर रहा है। यहाँ पर CM आई तो RPO की जानिब से ऐसी वहाँ पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई कि जिससे लगा कि शायद क्राइम लेवल नीचे आ गया। हालांकि ये बड़ा पिछले कुछ महीनों में जो है वो जो क्राइम तो रेट बढ़ा है, एग्जैक्टली डकैतियाँ बढ़ी हैं, मर्डर्स बढ़े हैं, लेकिन वो CM को बावर करवाने में कामयाब रहे थे। ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के बादशाह होते हैं, और जब टेबल पे आ जाती है बात तो फिर इनसे तो कोई अच्छी ना इंग्लिश लिख सकता है, ना जो है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग कर सकता है, और ना ही फैक्चुअल। जाहिर बात है हर CM जो है वो मोहसिन नकवी जैसा थोड़ी होता है कि जिसने रियलिटी ऑन ग्राउंड में जाके देखना है और जाके चेक करना है कि आया कि ये काम वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ। और इसी तरीके से अगर इस्लाम में आपसे बात करूं कि पंजाब हुकूमत का ही एक प्रोजेक्ट है खेलता पंजाब, जो कि स्मोक की वजह से, मौसम की वजह से, अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से वो ताखीर का शिकार हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि खेलता पंजाब के तहत जो सरगर्मियां हैं वो शुरू होने जा रही हैं, गालिबन आज से शुरू होगी, जरा बताइए। बिल्कुल, ये खेलता पंजाब के जिलाई सतह पर मुकाबले जारी थे और स्मोक के बायस मुलतवी किए गए और फिर उनको अधूरे ही ख़त्म कर दिया गया।
लेकिन अब अच्छी बात यह है कि खेलता पंजाब के जो डिवीजन सतह के मुकाबले हैं वो आज शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, एथलेटिक्स से काफ़ी मुकाबले जो हैं वो होंगे। तो एक अच्छा पैकेज जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है इसमें? इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तमाम जो डिवीजन्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने अच्छा। किए हुए हैं, उनकी मुख्तलिफ टीम्स हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी की टीम भी है, फिर उनकी बैडमिंटन की टीम भी है, फुटबॉल की है, कबड्डी की है। तो इस तरह तमाम जो अजला हैं, चिन्योट है, टोबा टेक सिंह है, ये इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये आज इसकी इफ्तिताई तकरीब होगी हॉकी स्टेडियम पेज 2 पर, और इसके बाद जो मैचेस उनका बाकायदा आगाज़ होगा। तो आज से शेड्यूल जो है मुरतब कर लिया गया है। कल हमें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ पर क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, अलफतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, और पिच 2 पर हॉकी के मैचेस होंगे। इसके अलावा कबड्डी के मैचेस जो हैं वो भी शेड्यूल किए गए हैं। फुटबॉल के मैचेस अलफतह स्पोर्ट्स ग्राउंड में होंगे। तो अच्छा पैकेज जो देखने को मिलेगा। इससे पहले जब ज़िलाई सतह के मुकाबले हो रहे थे तो बड़े बेहतरीन मैचेस जो है देखने को मिल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्मोक के पेश नज़र उनको मुलतवी करना पड़ा। क्रिकेट का टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया था। कुछ मैचेस रहते थे फुटबॉल के, हॉकी के रहते थे। इसके अलावा बैडमिंटन का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, वो नहीं हो सके। वो वैसे ही उन्होंने उसकी इख्तितामी तकरीब जो की। इसके अलावा जो कबड्डी के मैचेस थे उनमें से फाइनल मैच रहता था जो कि बड़ा धमाकेदार होने जा रहा था। तो इस तरह से वो मुलतवी होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई चीज़ें। लेकिन अब चूँकि मतलब भी काफ़ी क्लियर है, और एज यू सेड कि अनप्रडिक्टेबल है वेदर फॉर अस, नॉट फॉर द अदर्स, बट मे बी अब आइंदा अल्लाह करे कि ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि स्मोक तो गुजर गया, फोग आनी है बाकी दिसंबर में, फोग स्टिल टू कम। तो कुछ मसाइल हो सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि तब तक जब तक स्मोक आई उससे पहले, क्योंकि ये आज से शुरू हो रहा है और 4 दिसंबर तक इसने ख़त्म हो जाना। तो फॉल जो है फोरकास्ट में वो 8 दिसंबर के बाद आ रही है। तो कुछ हम कह सकते हैं कि ये हमें एक एक्टिविटीज कितनी जरूरी थी। ये जैसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, ये बिल्कुल जुमला जो है यहाँ पर फिट बैठता है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये खेल स्टार्ट तो किए गए, लेकिन ये बर वक्त होने चाहिए थे बहुत साल पहले, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। हमने देखा था इससे पहले भी, आई थिंक 2016 में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट खेलों का लॉन्च हुआ था, 8-9 साल हो गए। हाँ, तो उसके बाद इस तरह का कुछ आया नहीं है। लेकिन अब ये है कि ये इस हुकूमत ने 2 ऐसे काम शुरू किए। एक तो इंटर यूनिवर्सिटीज़ ओलंपिड 2024 का आगाज़ इन्होंने किया है, जो कि इस्लामाबाद में जारी, जिसमें पाकिस्तान की मुल्क भर के तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। और उसमें बहुत सारी गेम्स जो हैं वो खेली जा रही हैं जो कि ओलंपिक से रिलेटेड हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो एथलीट्स हैं वो बड़े, फैसलाबाद से भी क्या है, हमारी जो फैसलाबाद की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, एग्रीकल्चर, जीसी, इसके बाद चले देर आए दुरुस्त आए। खेलों के सरगर्मियां जो हैं वो पंजाब हुकूमत के तहत जो शुरू की जा रही हैं, उससे ना सिर्फ एक अच्छा टैलेंट जो है उभर के सामने आएगा, बल्कि लोगों को जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने का मौका भी मिलेगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। CTR 10 में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साहब, उनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सलान दुरानी। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के तहत जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं उनमें ताखीर क्यों होती है, वो प्रोजेक्ट्स किस हद तक कारामद होते हैं, उससे आवाम हमारी किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकती है। तो अब्दुर्रहमान मुझे बताएगा कि आपने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनमें क्यों डिले हो रहा है और की क्या वजूहात हैं, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे बताएगा पंजाब हुकूमत जो है जिस तरीके से लाहौर के ऊपर तवज्जो देती है उस तरीके से फैसलाबाद के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे पा रही है। लाहौर की शाहराहें देखते हैं, हम पता लगता है कि पंजाब हुकूमत का इंटरेस्ट यहाँ पर ज़रा ज़्यादा है। वहाँ पे कोई फ्लाईओवर का मंसूबा शुरू होता है, दिनों में बन जाता है। फैसलाबाद में शुरू होता है, 1.5 साल ताखीर का शिकार रहता है। यहाँ पे तख्ती की जंग हम क्यों लड़ रहे हैं कि ये तख्ती जी, ये उसने प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये फलां गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इसको हम नहीं कंप्लीट कर सकते। ये क्या मामला है? फैसलाबाद के साथ ऐसा सौतेली माओ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? शराज, देखिए, ये जो तख्ते लाहौर की इस्तिलाह भी आपने सुनी होगी, यहाँ पर जनूबी पंजाब वाले कहते हैं कि सारा कुछ तख्ते लाहौर ले जाते हैं। तो ये कैपिटल में हमेशा यही होता है कि कैपिटल में ज़्यादा फंड लगते हैं, फिर CM ने उधर बैठना है तो रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी हो जाती है, सेक्रेटरीज होते हैं। तो या तो जैसे आपने मिसाल दी कि मोहसिन नकवी साहब की तरह CM जाके शहरों में बैठ जाएं 2-2 दिन के लिए ना, कि किसी भी शहर को मुंतखब कर लें पूरे डिवीज़न में, उधर जाके अपनी कैबिनेट मीटिंग करें, 2 दिन उस डिवीज़न का विज़िट करें, फिर तो उनको आइडिया हो जाएगा। अगर आपने महज रिपोर्ट्स पर इन्हिसार करना है तो फिर तो आपको कुल पंजाब लाहौर थोड़ी है। हाँ, उसके अलावा बाकी देखिए, आधा यूरोप जो है वो उसके ममालिक वो पंजाब से छोटे हैं,
इससे आप अंदाज़ा लगा लें महज पंजाब कितना बड़ा सूबा है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत कम मुल्कों की होगी, तो इसको चलाना बहरहाल एक बड़ा मुश्किल टास्क है। और फिर जब सीएम आपका लाहौर में बैठा हो, जो कि एक बिल्कुल साइड पे शहर बन जाता है और उसके इर्द गिर्द पंजाब फैला हो। फैसलाबाद जैसे मिडल में है पंजाब के ना, लाहौर मिडल में तो नहीं है, तो ये भी बड़ा मसला होता है। फिर लाहौर से निकलने कोई नहीं देता या निकलना कोई नहीं चाह रहा होता कि उधर बैठ के आपको रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं कि ठीक हो गया। देखें राजनपुर में या यहाँ पर कच्चे के इलाके में डकैतियाँ रूज पा रहे हैं, अगवा बराए तावान रूज पा रहा है, हाँ। जिसको हनी ट्रैप कहा जाता है वो किया जाता है। फैसलाबाद में जराइम रूज पा रहा है, दीगर इलाकों में। लेकिन आप देखिए कि सीएम की तवज्जो महज लाहौर पर है। एक तो कैपिटल है, एक उनका होम टाउन है, सारा कुछ एज है। बहरहाल लाहौर को नून लीगियों ने बहुत ज़्यादा डेवलप भी करवाया, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल करवाए, लेकिन बाकी इजलाह की भी बारी बनती है। देखिए अब फैसलाबाद में मेट्रो बस का दावा है, फैसलाबाद में जो माहौल दोस्त बसें 100 के करीब बेचने का वादा है इनका। इसी तरह से गोल्फ क्लब को ख़त्म करके आईटी यूनिवर्सिटी बनाने का वादा है। तो इस तरह से वादे तो बड़े किए गए, लेकिन अब इन पर काम शुरू नहीं हो रहा। ये हमारी जो रोड है ये शेखपुरा रोड बनाई जाएगी, इसी तरह से इस्तियाना रोड मुकम्मल की जाएगी, तो ये सारे वासा में 12 अरब रुपया लगाया जाएगा शहर भर में। आलमोस्ट पूरे शहर की दोबारा से नए सिरे से ओवरहालिंग होगी। तो मसला ये है कि काम शुरू नहीं किया जा रहा। कब किया जाएगा? अभी तो दिसंबर देखिए आने को पहले 6 महीने गुजर जाएंगे, अभी नवंबर का एंड चल रहा है, आज 25 हो गई है। तो उसके बाद फिर अगले बजट की तैयारी हो जाएगी कि हमारे पास बजट ख़त्म हो गया। अगर आपने ऐसे ही बजट लगाना नहीं है कि बजट लगाए बगैर ही ख़त्म करना है, कभी स्मोक में कभी किसी और काम में। देखिए फैसलाबाद जैसे शहरों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है वो इसको ऑन नहीं कर रही होती। अभी ये मसला बना है कि सारे नून लीग के यहाँ से हार गए, शहर बिल्कुल साफ़ हो गया, तो फिर उसको हुकूमत भी उतना ज़्यादा ऑन नहीं करती कि जब लोग ही ऑन नहीं करते, जब सारे हार गए हैं, फिर इस वजह से भी नज़रअंदाज होता है शहर। फिर इसके जो बजट एलोकेट किया जाता है वो किसी ना किसी मद में वापस जो है वो बुला के उधर बजट वापस लेके किसी और काम में लगा दिया जाता है। अक्सर लाहौर की जो मेट्रो बनी थी शहबाज शरीफ के दौर में, तो उसमें फैसलाबाद का M&R का पैसा भी था जो वापस ले गए। अच्छा। हाँ, तो ये बड़ा मसला होता है। छोटे शहरों की बदकिस्मती होती है कि यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदगान होते हैं वो बड़े सुस्त होते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो उस तरह से पैसा एलोकेट नहीं कर रहे होते कि जो पैसा इस शहर के लिए लगाया है, एलोकेट किया हुआ है, वो लग जाना चाहिए। अगर M&R के लिए 5 करोड़ पड़ा है तो वो पहले 2-3 महीनों में लग जाना चाहिए। आप वो पैसे वापस नहीं भिजवाने चाहिए ना। देखिए कितना बड़ा रेवेन्यू ये शहर इकट्ठा करता है, टेक्सटाइल हब है अभी बहुत। हब है। मैंने अरसलान देखा कई ऐसे सनतकारों को मैं मिला हुआ हूँ जो लाहौर छोड़ के यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी फैक्ट्री की बुनियाद रखी और यहाँ वो 1500-2000 लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। यानी कि इस शहर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप यहाँ पर अगर कारोबार शुरू करते हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो वो आपका कितने % चल सकता है, इसकी जिंदा मसाले मैंने देखे हैं कि लाहौर से, इस्लामाबाद से लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए अपनी फैमिलीज लेके, टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अपना ऐसा नुमाया नाम बनाया कि आज पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, बेस्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो बेहतरीन एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो इस शहर के अंदर इतना पोटेंशियल है, लेकिन इसके बावजूद इसको वो फैसिलिटीज, वो सहूलियात क्यों नहीं मिलती जो डिजर्व करता है? देखिए अभी अब्दुर्रहमान भाई ने जिस तरह बात की है कि सारे के सारे जो तवज्जो है वो लाहौर पर होती है और लाहौर से थोड़ी, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। हाँ किसी और से मोहब्बत है। हाँ तो अब मसला ये है कि पिंडी हो गया, वहाँ पर उन्होंने मेट्रो शुरू कर दी। पिंडी की आबादी को देखें और फैसलाबाद की आबादी को देखें तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। फिर मुल्तान की आबादी को देखें और फैसलाबाद की आबादी को देखें, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। फिर मुल्तान की एक्सपोर्ट को आप देखें और फैसलाबाद की एक्सपोर्ट को आप देखें, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। फिर मुल्तान की इंडस्ट्री को आप देखें और फैसलाबाद की इंडस्ट्री को आप देखें, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। फिर आप वहाँ पर लिटरेसी रेट को देखें और फैसलाबाद की लिटरेसी रेट को देखें, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की तादाद को देखें, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की तादाद को देखें, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। इस फ़र्क के बावजूद, बिजनेस को, हाँ, इस फ़र्क के बावजूद आपने क्या किया, फैसलाबाद को मेट्रो से महरूम रखा, मुल्तान में आपने मेट्रो बना दी। क्यों? क्योंकि वहाँ से वज़ीर आज़म था। तो ये अभी इन्होंने जो अब्दुर्रहमान ने बात की है कि ये जो फ़र्क है ये सिर्फ जो मकामी अवामी नुमाइंदगान उनकी वजह से, हमने टू बी वेरी सॉरी हमने वैसा लीडर पैदा ही नहीं किया इस धरती ने, या शायद वो ऊपर के सामने नहीं आ सका
कि जो इन अवाम की आवाज़ उठाता जाके अवानों में कहता कि हमारा ये हक है, फैसलाबाद का ये हक है, हमें ये हक दो, हमें बसेस चाहिए हैं, हमें मेट्रो बस चाहिए, हमारी 70 लाख के करीब की आबादी है, एक आप लोकल ट्रांसपोर्ट का कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें। हमारी 70 लाख की आबादी है, हमारे पास कोई एक बस नहीं ऐसी चलती पूरे शहर में जो कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का दर्जा रखती हो, जिसमें आम शहरियों की कोई फैसिलिटी उनको मिले। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक आया है? इतनी बड़ी आबादी, इतना अच्छा एक आइडियल शहर बन सकता था फैसलाबाद। हम कहते हैं ना कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। आप कंपेयर तो करें मैनचेस्टर की फैसिलिटीज़ को फैसलाबाद की फैसिलिटीज़ को, कहाँ पर खड़ी हुई हैं। आपने कंपैरिजन तो कर लिया जी ये टेक्सटाइल की वजह से, और इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला, इतना ज़्यादा पैसा मुल्क के ख़जाने में डालने वाला शहर, और इस सब के बावजूद आपने क्या किया कि आपने एक तीसरे शहर को, जिसकी शायद वो नहीं थी, क्यों दे दी? क्योंकि वहाँ से वज़ीर आज़म साहब थे उस वक्त, यूसुफ रज़ा गिलानी। उसके बाद फिर वो एक असर रसूख भी था, तो आपने उसको दे दी। फिर आपने पिंडी में दे दी। चलो पिंडी में बात कुछ समझ में आती है कि चलो वो इस्लामाबाद से लिंक कर रहा है, तो थोड़ा सा उनको इस्लामाबाद आने जाने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। बट उसके बाद होना ये चाहिए था कि यहाँ पर फैसलाबाद में प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फैसलाबाद से अगर हम इस गवर्नमेंट के वाले से बात करें तो चलें, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब हैं, आबिद शेर अली साहब हैं, तो उनकी भी फैमिली यहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि फैसलाबाद के पास कुछ भी नहीं है, कोई सियासी बंदा यहाँ नहीं रहता, तो इस वजह से फैसलाबाद को उस तरह से नवाजा नहीं जाता। टूटी फूटी सड़कें, बेकार बसें जो हैं, तो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फैसलाबाद को उस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। शराज राना साहब की फैमिली लाहौर में रहती है। हाँ। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि शहर को ओनर नहीं किया जाए, ओनरशिप नहीं दी जाती। आप सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे होते हैं। MPM सबके सेकंड होम लाहौर में है। एग्जैक्टली। MPM अपने तबादलों के लिए, अपने ज़ाती काम के लिए जितनी एफर्ट करते हैं, अगर उतनी एफर्ट हल्के के लिए, ये शहर के लिए कर लें, हाँ। तो ये शहर जैसे मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी ने ओन किया, वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट बेंच भी बनाया। यहाँ पे फैसलाबाद में किसी ने ओन नहीं किया। राना सनाउल्लाह खान 8-9 साल वज़ीर कानून रहे हैं, फैसलाबाद को हाई कोर्ट बेंच नहीं मिला। प्रेस क्लब के साफ़ी जिदोजहद कर रहे हैं साफ़ी कॉलोनी के लिए, पूरे मुल्क में तकसीम हो गई, फैसलाबाद में नहीं हुई। तो ये ओनरशिप का मसला है ना। उधर यूसुफ रज़ा गिलानी ने दे दी, हमारे इधर ओनरशिप नहीं ली जाती। तगड़े ओहदों पे बंदे रहते हैं। राना सनाउल्लाह खान एक तगड़ा सूबाई मिनिस्टर था, फिर उसके अलावा वज़ीर दाखिला भी रहे, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लॉन्ग टर्म शहरियों को फ़ायदा मिलता, जिससे इंस्टीट्यूशंस बनते, जिससे कोई रिफॉर्म्स आती फौजदारी सिस्टम में ना। देखिए आप, अंग्रेज़ का फौजदारी सिस्टम बनाया हुआ है, इन्होंने बैठ के अपने ओहदे मजबूत किए हैं, बैठ के अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल किए हैं, बैठ के अपनी माली पोजीशंस मुस्तहकम की हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। आबिद शेर अली भी मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बैठ के अपने जो है वो फैसलों के काम लिए हैं, बाकी कोई शहर के लिए कोई काम नहीं किया। कोई कहे ना कि शहर के लिए ये बड़ा काम करती है, तो ये हमारा बड़ा मसला है। बाकी MPM तो बेचारे असम्बली में बोलते ही नहीं है जाके ना, ये सिर्फ हाथ खड़ा करते हैं, चाहे वो जिस भी काम के लिए करवा लें कि हमें वोट चाहिए, वोट दे देते हैं बस, और वोट डाल के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो जाके असम्बली में अपनी उनकी अटेंडेंस ही नहीं होती ना, मतलब सबसे कम अटेंडेंस होती है। ये देखिए असम्बली में भी अक्सर ये मुतालबा किया जाता है कि इधर बायोमेट्रिक होनी चाहिए, एक दूसरे की हाजिरी लगा देते हैं कि 5000 रुपये मिलता रहेगा। ये आप शराज भट्ट हिसाब लगा लें इनके, जो हम पार्लियामेंटेरियंस भेजते हैं इनके लेवल का, कि अपने हल्के में होते हैं और 5000 रुपये TADA का रोज़ की बुनियाद पे खरा होता जाता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है इनकी। ये पिलडाट या दूसरे जो है फाफन की जानब से अक्सर रिपोर्ट्स चलती हैं कि तकरीबन 75% तक पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जो असम्बली में अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, कोई सवाल नहीं पूछते, कोई हल्के की बात नहीं करते, कभी तकरीर नहीं करते, महज जाते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, CM को या PM को मिलके अपने काम निकलवाते हैं और वापस आ जाते हैं। यही उनकी जॉब है, यही उनका विजन है, और उनका टारगेट भी यही है सबसे बड़ा ना, कि हमारी मुलाकात हो जाए। हम तो ये शोर मचा के जो है थक चुके हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है वो हमें यहाँ से दे दें। हमें वो टेक्सटाइल मिनिस्टर तक नहीं मिल सका, हमारे पास जो है हमारे रिफंड्स हमारे नहीं आते, हमारे पास कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो कि ब्रिज अप कर सके पॉलिटिकल पार्टीज को, या हमारी जो इस वक्त इख्तदार में है हुकूमत, उसको हमारे ताजर बरादरी के साथ या कारोबारी हजरात के साथ। हमारे कारोबारी हजरात जो हैं वो अपनी एसोसिएशंस के दम पर वहाँ जाते हैं, लाहौर में इस्लामाबाद मीटिंग्स करते हैं,
लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं और अपने मसाइल डायरेक्ट जाके पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों बनता चला जा रहा है? क्यों एक ब्रिजअप करने के लिए कोई शख्स दरमियान में मौजूद नहीं है? कोई मिनिस्टर पाकिस्तान को फैसलाबाद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान भर के अंदर? वफाक लेवल पे देख ले, चाहे आप पंजाब लेवल शिराज देखिए, पंजाब लेवल पे पहले राणा सनाउल्लाह खान थे, ये 8-10 साल रहे हैं, उसके बाद अब तक कोई पंजाब से मिनिस्टर नहीं लिया गया ना। ये हमेशा बड़ी बदकिस्मती रही है कि मिनिस्टर सारे लाहौर से लिए जाते हैं, शरीफ फैमिली के अंदर से लिए जाते हैं या उनके करीबी लोगों को लिया जाता है। फैसलाबाद की हमें 3-3, 5-5 बार रहने वाले एमपी मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। हालांकि जब नून लीग के जो जलसे होते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा सपोर्ट भी फैसलाबाद की तरफ से मिलता है, लेकिन फैसलाबाद को उस तरह से क्यों नहीं जो है फैसिलिटेट किया जाता, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान दुरानी मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और फैसलाबाद को कितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो अब्दुल रहमान मुझे बताइएगा कि अरकान असम्बली के इस्तेहकाक का मामला जो है वो किस हद तक, उसके ऊपर जरा मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालिएगा। शिराज देखिए, एमपीएस एमएनएस की जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको अपने ज़ाती काम सबसे ज़्यादा अजीज होते हैं। अभी इस्तेहकाक के जो मैटर को डील करते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशंस कही है कि सरकारी अफसर हमारा फ़ोन नहीं सुनते, हमें दफातर में बिठाया जाता है, ख्वार किया जाता है और हमारा इस्तेहकाक मजरू होता है। ठीक है, जिस पर असम्बली की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को, तमाम इदारों के हेड्स को ये लेटर भेजा गया है कि अरकान असम्बली का फ़ोन फौरी सुना जाए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो उनको फौरी कॉल बैक की जाए और उनको दफातर में बिठा के इंतज़ार ना करवाया जाए। उनको टाइम वो दिया जाए जब आप दफ्तर में हों, उनकी बात सुनी जाए, उनके साथ ताउन किया जाए पूरा, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। वरना अगर किसी के खिलाफ ये एप्लीकेशन आती है कि उसने इस्तेहकाक मजरूह किया है तो फिर वो अफसर जो है वो वहाँ से हटाया जा सकता है। तो ये एक शिराज, यही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब इनके ज़ाती काम आते हैं तो फिर ये पूरे एक्टिव हो जाते हैं। हमारा फ़ोन नहीं सुना गया तो इस अफसर को हटा दिया जाए, हमारा ये काम नहीं हुआ इस अफसर को हटा दिया जाए, लेकिन जब बात हो शहर के काम की फिर नहीं हटाया जाता। आप देखें ना, अपना इस्तेहकाक मजरू हो रहा है तो वो आपने शिकायत लगा दी आगे, वो कंप्लेन कर दी है, लेकिन जहां तक लोगों की, आवाम को फैसिलिटेट करने का मामला है, आवाम परेशान है और आवाम आपके हलकों में आके, आपके डेरों के ऊपर आके 24-24 घंटे बैठी रहती है और वो जो अपने मामला जो है वो आप तक लेके आते हैं, वो आप जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाते, तो इसमें आपकी भी तो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए, वो पिछले पीटीए के दौर में ना एक बार फैसलाबाद शहर में पूरे में सैलाब आ गया था, वो तकरीबन बारिशें हुई थी, बिजली भी बंद रही थी, पानी जमा हो गया, वासा ने नहीं निकाला ईद के रोज ना, ऊपर से ईद उल अज़हा पे खाले, मतलब पूरा शहर बदबू का मंजर पेश करता रहा और ये 2 दिन तक चलता रहा। लोगों के घरों में पानी नहीं है, ये सारा मैस क्रिएट हुआ। लेकिन एमडी वासा लतीफ़ नज़र का कज़न था, सो किसी ने नहीं हटाया। मतलब ये सूरत हाल है यहाँ पे कि आप जो तगड़े लोग हैं उनको उनकी नाअहली पे भी नहीं हटाया जाता। मुझे याद है कोई 1-2 क्लर्क हटा दिए गए थे ना, जिन बेचारों का कसूर भी नहीं होता और बाद में बहाल कर दिए जाते हैं। ऐसे ही जिन मामलात पे एसी-डीसी का या पुलिस आरपीओ सीपीओ को हटाना चाहिए, उस लेवल पे एसआई को हटा दिया जाता है। तो ये एमपीएमएनएस का भी सेम यही मसला है कि जिन कामों के लिए उनको एक्टिव होना चाहिए उसकी बजाय वो सिर्फ इसलिए एक्टिव होते हैं कि उनकी जो घर के बाहर लाइट है वो कारपोरेशन ने नहीं लगाई, बस इसी बात पे वो उनके दवाले हो जाते ब्रेकर बनाना है। हाँ, लेकिन जो बात है ना कि पूरे हल्के का मसला है, जैसे आपने निशानदेही की कि सड़कें टूटी हुई हैं, ये देखे सीएम का ऐलान हो गया है कि शेखुपुरा रोड बनेगी, इस्ताना रोड बनेगी। अब जो इधर एमपीएस एमएनएस का इलाका है उनको चाहिए कि इसको परसू करें, बार बार फॉलो अप लें कि महकमा बिल्डिंग या हाईवे क्या कर रहा है, अब तक इस पर कितना काम हुआ, लेकिन वो सोई पड़े हैं। जब दोबारा सीएम आएगी उनको बताया जाएगा कि ये मसले हैं, ये आपने ऐलान किए थे, वो फिर ऐलान कर देंगी या सेक्रेटरीज को कह देंगी। जो फॉलो अप लिया जाना है इन एमपीएस की जानिब से वो बदकिस्मती से नहीं लिया जाता। हम आपसे वोट मांगते हैं, वोट आप कास्ट भी कर देते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं लंबी तान कर। तो अरसलान ये बताइएगा कि किस हद तक जरूरी है कि एमपीएस को भी एक वेकअप कॉल मिलनी चाहिए कि वो भी जागें और देखें कि फैसलाबाद जो है उसकी क्या हालत है सॉरी, और जो प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से
कम से कम उसको परसू किया जाए। देखिए, अभी रहमान भाई ने बात की कि पेशरफ्त का इनको पता ही नहीं होता कि कहाँ तक पहुंची है, उनको कंसर्न ही नहीं है। उनको कंसर्न है अपनी छोटी सी चीज़ों का कि हमारे घर के सामने वो स्पीड ब्रेकर नहीं बना, हमारा वो काम नहीं हुआ, हमारे फलां काउंसलर की फलां गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है। उनके ये मसाइल है, उनका ये मसला नहीं है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, महकमा बिल्डिंग्स क्या कर रहा है, हाईवे क्या कर रहा है, जाकर रियलिटीज़ को चेक करना, ग्राउंड रियलिटीज़। ये असल में फिर वही बात आ जाती है ना कि आपने जिन लोगों को सिलेक्ट किया है, इनफैक्ट इलेक्ट किया है फॉर, इसमें कसूर तो हमारा हुआ ना, हमारा तो हमने कहा पहले नंबर पे है ना कि हमें पता ही नहीं है कि अगले बंदे में वो क्या लीडरशिप की क्वालिटीज है। एक पॉलिटिशियन होना एक अलग बात है, एक लीडर होना एक अलग बात है। अब ये लोग पॉलिटिशियन तो हैं, ये MPs भी हैं, बट इनमें लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप लीड करता है अपने मसाइल को, अपने आवाम के मसाइल को, शहरियों के, अपने हल्के के आवाम के मसाइल को, और वही जाकर ईवानों में बोलता भी है और उनके मसाइल को हल भी करता है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा वो सोलंग नहीं है, हमारी वो रोड नहीं है। इनसे थोड़ा सा निकल के थोड़ा और सोचें, थोड़ा इसको दिमाग को खोलें, और बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। हमारे एजुकेशन के मसले हैं, सेहत के मसले हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मसाइल हैं जैसे, लेकिन उनकी तरफ तो वो जाती ही नहीं है दिमाग उनका। और फिर MNAs MPs जो हैं वो बस उनका यही होता है कि जी हम फलां काउंसलर का काम कराएंगे तो वो 20 एक काउंसलर अगर 10 बंदों को भी या 20 बंदों को भी लेकर चल रहे हैं, उसके वो 20 बंदे वो एक काउंसलर की वजह से पक्के हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हल होने की ज़रूरत है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस बंदे को ही वोट दें और उसका इंतखाब करें जो कि काबिल भी हो, लीडर भी हो, और फिर वो उसमें क्वालिटीज़ भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, चीज़ों को समझता भी हो। लेकिन ये चीज़ें तो हमारे पास तब हम देखें ना जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हों और हमारे पास ऑप्शंस बड़ी कम होती है, तो हमें उसमें से एक ही को वोट कास्ट करना होता है, या फिर तीसरी ऑप्शन ये होती है कि हम वोट ज़ाया कर दें। शिराज, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑप्शन बड़े महदूद होते हैं, लेकिन उस महदूद में से आपने अच्छा चुनना है ना, कि मतलब जो कम बुरा है वो आप चुन लेते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि जो पार्टीज का सिस्टम है, ये आपकी बात ठीक है कि बाज़ औक़ात आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन उस पार्टी का नुमाइंदा हल्के में अच्छा होता है। बाज़ औक़ात आप हल्के के नुमाइंदे के खिलाफ होते हैं, लेकिन उस पार्टी की वजह से उस नुमाइंदे को वोट दे देते हैं। तो ये बहरहाल ये दोनों चीज़ें चलती रहती है, लेकिन कुछ इलेक्शंस में हमने देखा है कि इलेक्टेबल्स काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, पार्टी का वोट बढ़ा है, पार्टी का वोट मजबूत हुआ है, जो बंदा खड़ा है उसकी हैसियत कम हुई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी सूरत हाल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टीज पर है जिसको हम वोट दे रहे हैं। यानी कि अब वो इलेक्टेबल्स का काम नहीं रहा, बड़े कमज़ोर हुए हैं 2018 में, 24 के इलेक्शन में, 13 में, ये मार्शल लॉ के बाद जब जमहूरी सेटअप चला है ना, तो उसमें इलेक्टेबल्स की बजाय जो आम लोग, देखिए अभी 2024 में बहुत सारे आम लोग जीतते रहे हैं। ये अभी एक नारा भी चला था, ना तेरा वाकफ ना मेरा वाकफ राना आतफ, तो वो MNA बन गया। मतलब ये इस तरह से, मतलब वो लोग जिनकी हल्के में उस तरह से पहचान नहीं थी, क्योंकि इससे पहले फैजुल्ला कमोका थे यहाँ पे जो माजी में इलेक्शंस लड़ते रहे हैं, MNA भी बने, लेकिन ये अचानक से बन गए आके। तो इसी तरह से बहुत सारे नए लोग भी इंट्रोड्यूस हुए, पहली बार हुए, और पहली बार वो MP MNA बन के। इसका मतलब है कि लोग आपकी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपके नाम को वोट दे रहे हैं, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्के की उस बंदे की बजाय पार्टी पर है कि पार्टी उस शहर से, उस इलाके से क्या सलूक करती है, क्योंकि लोगों ने तो पार्टी को वोट दे दिया, पार्टी ने जो भी बंदा चुना। अब इसमें एक बहुत बड़ा सबूत है। हाँ, अब लोगों को भी अपना मजबूत होना चाहिए, उस बंदे को, उस पार्टी के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंस होकर वोट दिया है, तो उसी सोशल मीडिया के जरिए आप उसको डिवोट करने के हवाले से भी बात करें कि ये नाअहल है, ये हमारी पार्टी इस तरह से काम नहीं कर पा रही जैसे हमने चाहा था। तो उस पार्टी पर तनकीद भी होनी चाहिए, आपको महज उसके फॉलोअर्स नहीं होना चाहिए कि जो हमारा लीडर कहेगा वही सच है और जो दूसरा कहेगा वो झूठ है। बिल्कुल, ये एक बड़ा एक अलमिया है कि हमारी पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अपना कोई बंदा नुमाइंदा अपना चुनती है, वो शक्ल जो है वो लोगों को फेमिलियर हो या ना हो, लोग उस शक्ल से आशना हो या ना हो, लेकिन लोग वोट कास्ट करते हैं पार्टी के लिए। तो फिर उस शख्स को जो कि पार्टी के बेस पर, पार्टी के नाम और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सामने आता है, लोगों के वोट हासिल करता है, तो उसको फिर चाहिए कि वो पार्टी की क्रेडिबिलिटी को जो है वो मेंटेन भी करे और लोगों के हल्के में काम करवा के दे, ना सिर्फ वो अपनी इस्तेहकाक मजरूह होने की शिकायत जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए। पर्सनलाइज में आपको ऐड करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि देखें, यहाँ पर जब अभी 2024 के इंतखाबात हुए हैं, उसमें मेजोरिटी उस पार्टी की उन्होंने MNAs MPs निकाले हैं जो कि अभी इक़्तिदार में नहीं है। अब एक वजह फैसलाबाद शहर के मसाइल हल ना होने की ये भी है
कि वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो लोग वो नहीं है जो कि अवामी नुमाइंदगान हैं। जिनको वोट मिला है वो तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अब अपोजिशन में बैठे हुए मसाइल हल करना बड़ा मुश्किल होता है, फंड्स लेना, वो फिर करना सारा कुछ। तो एक वजह ये भी है कि ये जो मसाइल जो चले आ रहे हैं वो अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं और उन पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसकी बुनियाद जो है ना वो देखना होगी कि मसाइल क्यों नहीं हल हो पा रहे हैं, क्या रुकावटें हैं, वो खलल क्या हैं जिनको, और किस तरीके से उन खलल को जो है वो खत्म किया जा सकता है, मसलों का हल किया जा सकता है। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, उनके साथ अरसलान दुरानी मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद के ऊपर उस तरीके से तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही जिस तरीके से फैसलाबाद डिजर्व करता है। क्यों डिजर्व करता है? इस वजह से डिजर्व करता है क्योंकि फैसलाबाद जो है ज़राए मुबादला इकट्ठा करके देने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ताजर बरादरी के हवाले से बात करें, सनतकारों के हवाले से बात करें, एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात करें, बिजनेस के हवाले से बात करें, तो फैसलाबाद जो है वो बिजनेस में सबसे अव्वल पर है, लेकिन सहूलियात में सबसे पीछे क्यों है? क्या वजूहात है कि लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान जो है वो आगे होते हैं जबकि फैसलाबाद जो है वो हमेशा पीछे होता है? हालांकि पंजाब का नुमाया शहर है, आबादी के लिहाज से भी बड़ा है और पॉपुलेशन के साथ साथ इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। बड़े बड़े शहरों से लोग आके यहाँ पर सेटल हुए हैं। तो अब्दुर्रहमान, इसमें बताइएगा कि ऐसी कौन सी फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज हैं जो फैसलाबाद को मिले? जिस तरह से बसों का प्रोजेक्ट है, अगर वो मिलता है तो फैसलाबाद की शक्ल छोड़िए तब्दील होना शुरू हो जाएगी। कौन सा सब मेन प्रोजेक्ट है? शराज भट्ट, एक तो IT यूनिवर्सिटी, अच्छा, दूसरे नंबर पे जो ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला यहाँ पे कभी भी नहीं हल हुआ, ये हल होना चाहिए। जैसे लाहौर में है या दूसरे शहरों में, अरसलान ने भी बड़ी खूबसूरत निशानदेही की। फिर वासा का बड़ा अहम मसला है। ये है सारे सूबाई सब्जेक्ट्स। जो फेडरल सतह पे है वो टेक्सटाइल्स ओनर्स के जो रिफंड्स हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, जो बर वक्त पहले मिलते रहे माजी में। इसी तरह से बिजली का हुकूमत ने जो वादा किया था कि ये रेट होगा, उस रेट पे होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, या कम से कम जो एक्सपोर्ट कर रहा है या जो लोकल प्रोडक्शन बना रहा है उनके लिए इंटरेस्ट रेट बाकियों से थोड़ा अलग कर देना चाहिए ताकि वो अपना कारोबार जो है वो चला सकें। फिर जो इंडस्ट्री बंद हो रही है USA या दीगर ममालिक की तर्ज पे, उनको बेल आउट पैकेजेस देने चाहिए ना, कि इंडस्ट्री बंद होने से बचाने के लिए आप उन मुलाजमीन को डायरेक्ट तनख्वाह दें बगैर इंटरेस्ट के, ताकि वो इंडस्ट्री वाला कमा के थोड़े बहुत आपको पैसे देता रहे। क्योंकि देखिए, एक मिल बंद होने का मतलब है कि 1000-2000 बंदा बेरोजगार हो गया। हुकूमत उनको तनख्वाहें नहीं दे सकती, बजाय इसके कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट या किसी और प्रोग्राम के जरिए उन्हें पैसे देते हैं। उससे बेहतर होता है कि आप उस इंडस्ट्री को इतना बेल आउट पैकेजेस देते जाएं कि वो थोड़ी बहुत चलती रहे, उसका काम भी बेहतर होता जाए, आप उनके मुलाजमीन की तनख्वाह का अरेंज भी करते रहें, बजाय उधर देने के इधर देते रहें। 2, 4, 6 माह, 8 माह में वो इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, फिर वो आपको टैक्स भी देगी। बहुत सारे अदारे महज बेल आउट पैकेजेस ना मिलने की वजह से और इंटरेस्ट रेट 20-25 होने की वजह से बंद हो गए। इनको बचाना चाहिए, जो अभी बंद हो रहे हैं उनको बचाया जाना चाहिए ताकि वो भी अदारे भी चलते रहें, रोज़गार भी चलता रहे, एक्सपोर्ट भी बेहतर हो, लोगों में जो पैनिक क्रिएट हो रही है वो भी ना हो, लोगों का रोज़गार भी लगा रहे, और ये अल्टीमेटली या तो लोगों को मुल्क से बाहर ले जाने का बायस बनती है पैनिक, या फिर लोग डकैतियों की जानब, जराइम की जानब राग़िब होते हैं, और ये दोनों चीज़ें ही हो रही हैं। एवरेज हर साल, हर महीने 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स या जो बेरोज़गार लोग हैं वो बाहर का रुख कर रहे हैं। लोग बहुत अफ्रीकी ममालिक में भी जा रहे हैं, लोग उन ममालिक में जा रहे हैं जिनका नाम पहली दफ़ा सुना हुआ है कि यहाँ से हम चले जाएं, बाहर जाके कुछ भी हम कर लेंगे जिनसे उनका रोज़गार चलता रहेगा। जो 10-10, 15-15 साल के तजर्बाकार लोग थे वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो जिन तजर्बा था इंडस्ट्री में वो बंद हो गई। अब नई इंडस्ट्री में जगह नहीं है क्योंकि लग ही नहीं रही। तो बजाय इसके कि ये इंडस्ट्री को मज़ीद लगाएं, ये तो पुरानी को बंद करने पे तुले हुए हैं। तो पुरानी अगर बहाल करनी है, बचानी है, तो इसके लिए पूरा एक प्लान बनाना होगा जो लोकल सतह पे काम करे, ना कि IMF की शराइत। अच्छा, एक तो होता है ना कि पुरानी इंडस्ट्री को बंद होने से बचाना, बेल आउट पैकेज देके, एक होता है कि नई इंडस्ट्री को ऐसी फैसिलिटीज फराहम करना कि वो जो है वो फ्लरिश कर सके, एक होता है कि सिक इंडस्ट्री को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना, कि जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, एम्प्लॉयज छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर मौजूद है,
वो ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद है, उनको कुछ लोन्स चाहिए, वो उस इंडस्ट्री को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। और ऐसे गिने चुने नाम हैं फैसलाबाद के अंदर जो सिक यूनिट्स हैं, उनकी बहाली के लिए बाकायदा कमेटियां बैठी हुई हैं जो मीटिंग्स करती हैं, लेकिन कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा। तो मैं चाहूंगा बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटी 41 और फैसलाबाद, आप मुझे बताएगा कि सिक यूनिट्स को अपने पैरों पर खड़े होने की कितनी जरूरत है। शराज, ये आपने बड़ी अहम निशानदेही की कि जो भी यूनिट बंद हो चुका है, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, इंडस्ट्री वाला क्योंकि कुछ माह या कुछ साल पहले तक लीड में था, अब बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रहा है, तो उसका तजर्बा है, उसके तजर्बे को यूटिलाइज़ करना चाहिए। देखिए, बंदे एसेट्स होते हैं। अभी आपने वो ट्रंप का सुना होगा कि वो एलोन मस्क के बारे में कह रहा था कि हमारा एसेट है, ज़हीन लोग बड़े चंद एक होते हैं। देखिए, ज़्यादा लोग जॉबियंस होते हैं, जो इंडस्ट्री बिजनेस में जाते हैं ना, वो बड़े चंद एक लोग होते हैं जो बिजनेस बनाते हैं। तो किसी भी वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से, कोई एक गलत फैसले की वजह से उनका यूनिट मुतासर होता है तो फिर बंद हो जाता है। तो ये हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके तजर्बे से इस्तेफादा करे, उनके यूनिट चलाए, इसी तरह से जो यूनिट बंद होने जा रहे हैं उनको बचाया जाए। देखिए, नए यूनिट्स की जो आपने बात की, वो तो बड़ी बात की बात है, क्योंकि लोग जब पुराने बंद हो जाएंगे तो नया कौन लगाएगा। उनको अगर आप बहाल करते हैं, जो बंद होने वाले हैं उनको आप बचा लेते हैं, तो फिर वही लोग नए यूनिट लगाएंगे ना। मतलब उनका तजर्बा है, नया बंदा काम में हाथ नहीं डालता। पुराने बंदे जो तजर्बाकार होते हैं, जिनको गाहक कहते हैं या जिनको हम खिलाड़ी कहते हैं, तो वो किसी न किसी फैसले की वजह से अपना नुकसान कर चुके होते हैं, लेकिन उनके तजर्बे का नेमुल बदल कोई नहीं होता। तो उनके ज़रिए अगर आप बहाल कर लेते हैं अपने सिक यूनिट्स या नए जो बंद हो रहे हैं यूनिट्स, उनको चला लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा तजर्बा भी होगा और उससे लोगों को कारोबार करने की मज़ीद आज़ादी भी होगी और लोगों को एक फ़ैसला लेने का या रिस्क लेने का जो जज्बा है उनका, वो भी मज़ीद बढ़ेगा। बिल्कुल, रिस्क लेने का जज्बा बढ़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि फैसलाबाद के अंदर ऐसे कई यूनिट्स मौजूद हैं जो सिक यूनिट्स हैं, और सिक यूनिट्स के ऊपर आपको उस तरीके से नए सिरे से तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का सा सिर्फ आपको उनके ऊपर, उनके तजुर्बे के ऊपर, जैसा अब्दुर्रहमान ने कहा, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये वो यूनिट्स हैं जो कि हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं। तो असलान, मुझे बताएगा कि हम खेलों के बारे से बात करें, ख़ासतौर पर पंजाब में, तो हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने जो खेलता पंजाब स्टार्ट किया है, इसका रिस्पांस फैसलाबाद में आप कैसा देख रहे हैं, कैसा उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी इसका रिस्पांस वैसा ही होगा जैसा हम सोच रहे हैं, या ठंडे रहेंगे खेल ताखीर की वजह से? देखिए, जब नेशनल गेम्स होती हैं तो हम कहते हैं कि फैसलाबाद का मुकाबला सिर्फ लाहौर से होता है, क्योंकि हमने उससे पहले जितने भी सिटीज़ आते हैं, जितनी भी आपके मुकाबले में टीमें आती हैं, वो सब हार जाती हैं, सिर्फ लाहौर से मुकाबला होता है। तो मेरे ख्याल से ये अभी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट शुरू होने जा रहा है, ये मुकाबला जात और डिवीजनल सतह पे, तो इंशाल्लाह हमें बेहतर देखने को मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल फैसलाबाद को कम्पीट कर सकेगा बआसानी, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में फैसलाबाद टॉप पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात करना चाहूँगा कि क्रिकेट, चूँकि आजकल हम देखते हैं कि वो हर कोई चाहता है कि वो खेले, और जितना एक क्रेज़ पाया जाता है, तो उसके पेश नज़र हमने देखा था कि अरसा दराज से बोड़ा वाली ग्राउंड वो वाहिद जगह थी जहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो होती थी, नेट प्रैक्टिस होती थी। तकरीबन कोई 15 के करीब क्लब वहाँ पर, जो कि टॉप के फैसलाबाद के क्लब हैं, बोड़ा वाली ग्राउंड बच्चों को, हाँ, बच्चों को वो ट्रेनिंग करवाते थे और मैचेस भी हो रहे होते थे। लेकिन अब 7 से 8 माह गुजर गए हैं, वहाँ पर पाबंदी लगी हुई है, कोई क्लब वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई बच्चा अंदर जाके। उसकी क्या वजह क्यों? उसकी वजह ये है कि जब लास्ट टाइम यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ, फ्लड लाइट टूर्नामेंट था, तो उसके फाइनल में कोई तल्ख कलामी होगी टीमों के आपस में, तो कमिश्नर साहिबा ने पाबंदी लगवा दी कि जी इसको बैन करें, यहाँ पर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। अब उसकी जो वजूहात जो क्लब और क्रिकेट हल्कों में बताई जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि जो ग्राउंड की फ़ीस उसको मज़ीद बढ़ाएं या फिर उसको डबल कर दें, क्योंकि 5,000 एक क्लब देता है एक मंथ के लिए उस वहाँ पर प्रैक्टिस करने का, सो ऑन। लेकिन अब उन्होंने कैटेगरीज बना दी है कि कोई जो नेट प्रैक्टिस करेगा वो इतने पैसे देगा, और जो अब आप खुद बताएं कि पहले ही खिलाड़ी जो उनको मुश्किलात का सामना, एक जो इतने साल से, ये पहले क्रिकेट जिम खाना हुआ करता था जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, उससे पहले का ये ग्राउंड मौजूद है यहाँ पर, तो एक कितना तारीखी और इतने लोगों को इसने यहाँ से खेल के गया से पल इधर खेला है, अब्दुल समद इधर खेलता रहा है। सिर्फ एक बुरे नाखुशगवार वाक़े की वजह से उसके मुकम्मल तौर पर वहाँ पर खेलों की एक्टिविटीज़ को, सरगर्मियों को रोक देना जो है वो मुनासिब नहीं है। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका होस्ट शिराज भट्ट आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उन गेस्ट से हम बात करेंगे किसी न किसी खास मौजू के ऊपर। बड़े ही खास गेस्ट, बड़े ही जो हमारे बड़े भाई भी हैं और फैसलाबाद शहर की तजारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्तलिफ एसोसिएशंस में उनका नाम है, तो उनका तारुफ आपको करवाता हूं। उसके बाद हम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो फैसलाबाद शहर के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और उनकी खिदमात फैसलाबाद के लिए बहुत सारी हैं। अगर मैं गिनवाना शुरू हो जाऊं तो शायद हो सकता है इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, लेकिन वो खिदमात जो है वो खत्म नहीं हो सकती और वो खिदमात जो है वो बेलौस खिदमात हैं। तो उनका तारुफ आपको करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सिकंदर आजम साहब, जो कि साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के राव कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। राना सिकंदर साहब, आपको वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया शिराज भाई आपका, आपने इनवाइट किया और ख़ास करके मैं ज़फ़र डोगर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ख़ास तौर पे आज के लिए मेरा इंतखाब किया इस प्रोग्राम के लिए। राना साहब, आप जब बोलते हैं हम आपके होने का फ़ायदा थोड़ा सा इसलिए उठाते हैं क्योंकि आपको फैसलाबाद शहर का पता बहुत है। आपने स्क्रैच से अपना कारोबार शुरू किया था इसी शहर के अंदर। इस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको एक पहचान दी है और आप इस शहर को गिव बैक मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। अपने हद तक जितना आप कर सकते हैं, आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितना इस शहर ने आपको दिया आप उसको लौटाएं, उसको उसकी खिदमात में, बच्चों की पढ़ाई में, उसके वेलनेस में, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें चैरिटी के हवाले से, मुख्तलिफ बिजनेस एसोसिएशंस के अंदर नुमाइंदगी के हवाले से। तो ये फैसलाबाद शहर जो है ये क्या था, ये क्या बन चुका है और ये क्या बन सकता है, ये 3 मराहल के ऊपर मैं चाहूँगा आप शुरू करें। फैसलाबाद क्या था और हम उसमें कितना अपना हिस्सा डालें उसको बेहतर बनाना। देखिए, हम इसे ना 90 की दहाई में ले जाएंगे, सेंचुरी में, यानी 1900 में आप ले जाएं तो ये तब एक गांव था, एक कस्बा था सांदलबार के नाम से। तो फिर अंग्रेज़ ने इसको डेवलप करने का प्रोग्राम बनाया। इसका नाम, यहाँ एक डिप्टी कमिश्नर आए तो उन्हें ये काम सौंपा गया। लाइलपुर के नाम से इसका नाम रखा गया। 1906 में इसका घंटाघर जो है वो तामीर किया गया और यूनियन जैक जो उनका बरतानिया का परचम है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये उसके बाज़ार बनाए गए। उसके बाद कंपनी बाग जो है, ये बाग जनाज जिसको हम आप कहते हैं, ये इसका नाम कंपनी बाग था। इसके साथ ही गोरों का कब्रिस्तान था। अच्छा, साथ में उन्होंने ये चनाब क्लब बनाया। तो आप इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको एक बड़ा चर्च नज़र आएगा। वो चूँकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका तल्लक था अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने अपने उस सारे चीज़ को यहाँ 3-4 उन्होंने चर्च भी बनाए। तो कचहरी बाज़ार में एक जामिया मस्जिद भी थी। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद 1906 में जब इसका उन्होंने कर दिया तो वो एक मुकम्मल शहर था और ये पहला शहर था बरे सगीर में जो उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत, प्लानिंग के तहत बनाया और जो आपको इंतहाई खूबसूरत शहर, उसके उन्होंने 8 बाज़ार रखे। 8 बाज़ारों के उन्होंने फिर गेट रखे, कैसरी दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, ये सारा कुछ उन्होंने किया। साथ में उन्होंने फिर अपना इसके जो कचहरी बाज़ार है उसके साथ कचहरियाँ बनाई। यहीं पे उन्होंने एडिशनल सेशन जज की अदालत होती थी वो बनाई। अच्छा। हाँ जी। तो जो ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स, इनकी रहाइशें सिविल लाइन में एरिया में उन्होंने रखी और ये सिविल लाइन एरिया इसलिए कहलाता था कि ये सारे सरकारी ऑफिसर जो हैं उनकी रहाइशें थी बड़ी बड़ी, 2-2, 4-4 एकड़ में। तो डिप्टी कमिश्नर हाउस जो है वो भी 4 एकड़ में था। तो चूँकि जगह की फरावानी थी और फिर उनका जो तरीक़ाकार हुकूमत का था वो एक ऐसे था कि ये हमारी कॉलोनी है, हम यहाँ के हुक्मरान हैं ना। तो उन्होंने एक आप रख लें कि शाहाना किस्म भी था और हाकमाना तर्ज अमल भी था और उसमें बादशाह का एक पहलू नजर आता था कि उनकी रहाइशों में। लेकिन वो आबादी भी कम थी गालिबन, इस वजह से एकड़ों में रिहाइश हुआ करती थी। हाँ जी, फैसलाबाद की आबादी जो है वो लाखों में नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये हजारों में थी। तो ये 8 बाजार जो है इसके अंदर ही ये सारी रहा। और इस शहर की अप्रोच जो है वो कौन सी रोड के थ्रू थी? ये सरगोदा रोड के थ्रू थी? नहीं, हम आपको ये भी सुन के होगा कि पहले हम जो जंग है ना जी, ये जिला होता था। अच्छा अच्छा अच्छा।
जंग ज़िला था, सरगोदा डिवीज़न था। आप देखें फैसलाबाद बहुत बाद में बना है, और ये जो इसके पुराने शहर हैं, मुल्तान है, जंग है, सरगोदा है, तो हमारा बोर्ड जो इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड है वो भी सरगोदा से रिलेट था। सही। सरगोदा बोर्ड के साथ हम एफिलेटेड थे। तो अब वो छोटे कस्बे थे, लेकिन चूंकि वहाँ जगीरदाराना निज़ाम था, तो यहाँ फैसलाबाद में ऐसा ना कोई जगीरदार था, ना कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, ना कोई बड़ा कारोबारी बंदा था। अब देखें ये चीज़ें जो है ना जी देखने वाली हैं। तो जंग और सरगोदा जो है ये लैंडलॉर्ड्स लोगों के एरियाज हैं। ये उस जमाने में तो नहीं मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान था ना, ये तो नहीं, ये तो बाद में बना है। नहीं, ये तो बहुत ये बाद में। फैसलाबाद के अंदर कारोबारी मौके किस तरह पैदा होना शुरू हुए? अच्छा, इसके बाद ना जब ये फैसलाबाद शहर बन गया, तो उसके बाद जब अयूब खान का दौर आया, तो तब 60 की दहाई थी, तो तब एक परमिट सिस्टम था कि सरमायादार 22 खानदान थे पाकिस्तान में ना, जो बिजनेस को अपना लीड करते थे। अच्छा, तो उस वक्त ये होता था कि एक परमिट जिसको मिलता था गवर्नमेंट का, उसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती थी। कोई सरमायादार कहता था जी मैंने मिल लगानी है, तो सबसे पहले वो परमिट लेता था, इजाज़त लेता था गवर्नमेंट से कि ये जी अपना मैंने मिल लगानी है। यहाँ ये कोनूर मिल, ये लायलपुर काटन मिल, रहमानिया मिल, क्रीसेंट मिल और कोनूर, ये इस तरह जितनी मिल्स थी, ये तमाम इन्हें जगह जो तकरीबन मरब्बों के हिसाब से, किसी के पास 4 मरब्बे, किसी के पास 5 मरब्बे, किसी के पास 6 मरब्बे, ये उस परमिट की वजह से लीज पे मिलते थे 100 ईयर्स पे। और उसके साथ गवर्नमेंट उन्हें फिनांस करती थी, कर्जा देती थी कि आप हमसे लोन भी ले लो, और वो मिनिमाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था। सही। अच्छा, तमाम जितने एनओसी थे वो फौरी तौर पे उनको मिल जाते थे, जिसको एक परमिट मिलता था, और वो परमिट फिर बहुत महंगा बिकता भी था। फिर ये इंडस्ट्रियल सिटी बना। यहाँ हमारे जिस जगह हम बैठे हैं, तो दाएं तरफ आप देखें तो ये क्रीसेंट महल है, तकरीबन 5 मरबा ज़मीन में है। इसी तरह कोनूर मिल थी, बहुत बड़ी मिल थी, वो यहाँ से शिफ्ट हो गई है अभी, अपना पिंडी में भी उनके पास थी, तो यहाँ से उन्होंने ये अब कॉलोनी बन गई है, और सबसे बेहतरीन फेमस जो आपका अपना शॉपिंग एरिया वहाँ पे है। इसी तरह लायलपुर काटन मिल थी, वो भी ख़त्म हो गई, वो भी रहायशी एरिया तकरीबन बन गया। और इसी तरह रहमानिया रोड जो आपका जंग रोड के साथ है, सब्जी मंडी थी, यहाँ आजकल एक पार्क बन गया है, बाबर सिनेमा होता था उसके साथ। अच्छा। तो ये इस तरह फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये जो खड्डियाँ होती हैं ना जी, ये आपने शायद नहीं देखी होंगी, वो पाँव से चलती थी और हाथ से खड्डी, जिस पे ये, हाँ जी, जिससे ये कपड़ा और ये आपकी धोतियाँ, ये आपके कपड़ा जो बुना जाता है ना, वो पहले यहाँ खड्डियाँ थी। तो ये आपका गुलाम अहमदाबाद, ये हजवेरी टाउन, ये सारे एरिया यहाँ खड्डियाँ थी लोगों के पास। फिर इससे आगे जब थोड़ी सी तरक्की हुई, तो फिर पावर लूम आ गई, तो यहाँ पावर लूम आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो गई। तो ये हमारा फैसलाबाद एरिया और जंग, ये दोनों, और मुल्तान, ये पावर लूम है वही है जो चिकन का कपड़ा बनाती होती थी, और वो नहीं, वो एम्ब्रॉयडरी है, वो एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पे तौलिए की भी अपना बड़ी इंडस्ट्री थी, और जो पावर लूम पे बनता था, और उसके बाद ये छोटे बारकी जो पावर लूम्स थी वो थी। और इसकी वजह से ये फिर मैनचेस्टर और फैसलाबाद, जब यहाँ पे कपड़ा बनता था तो जाहिर है उसको रंगने का, ये हाथों से रंगा जाता था। ये आप पुराने किसी से पूछेंगे ना, ये जो आपका मिल्लत रोड है, ये आपके सामने है, ये भी पूरा एरिया जो है ये इसी का काम करते थे लोग ना। अच्छा, जो पुराने लोग हैं उन सबको पता है, यहाँ वो हाथ से रंगने का ये रवाज था, और उसे कोई मशीनरी नहीं होती थी, पावर लूम पे या खड्डी के कपड़ा बुना, और उसके बाद उसको रंगा जाता था हाथों से, और रंग पुड़े उसको कहते थे, वो रंग के उसके बाद उसका कपड़ा बनना, फिर वो मार्केट में जाना।
तो यहाँ से फिर पूरे उसकी ज़रूरियात बनती गई कि जब पावरलूम आ गई, खड्डी आ गई, फिर रंगने वाला था, फिर उसके बाद और अपग्रेडिंग हुई, तो फिर आपका साइजंग आ गया, फिर उससे आगे पहले ये हाथ से ही ये जो साइजंग वाला काम है ना, ये भी हाथ से होता था, ये भी हाथ से होता था। ये बड़े बड़े सरिये जो है, धागे को मांडी लगाई जाती थी। ये ना इस ग्राउंड में खुले एरियाज थे, ये गुलिस्तान कॉलोनी जामनिया या गुलाम अहमदाबाद, तो एक बंदा रील को लेके ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो उसका ताना बाना जो बनाते हैं, अब वो मशीनें करती हैं। अब वो मशीनें करती हैं। तो ये यानी हैंडमेड सारा कुछ होता था। उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर ये साइजंग की ज़रूरत पेश आई, साइजंग लगने शुरू हुए, फिर उसको ये डाइंग करने का काम वो जो हाथों से होता था, फिर वो डाइंग में चला गया। उसके बाद अच्छा, आपके कोई ऐसा दौर हमारे साथ शेयर करिएगा जो हकीकी तौर पर आपके हाफजे का हिस्सा हो, जो आपने छोटे हो, आपने ये चीजें देखी हो। ये सारी चीजें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये मैंने खुद देखी हुई है। जबरदस्त। ये कोई मैं ऐसी सुनी सुनाई नहीं कर रहा। इसीलिए मैं कहता हूं ना, इस शहर को मैंने बनते हुए, यहां पहुंचते हुए, इसकी तरक्की को मैंने खुद देखा है। अभी 2 डबल डेकर बसें आई हैं, तो वो बागे जनाब में खड़ी हैं, वो जो शहर का आपको तफरी कर विजिट करवाएंगी। तो यहां पहले एक डबल डेकर चला करती थी बस, वो जो रेल बाजार की गुमटी है ना, वहां उसका स्टाफ होता था, और ये खुड़िया वाले तक जाती थी। अच्छा। हाँ, डबल डेकर बस यही सरगोदा रोड से सिंगल सड़क थी। सही। ये हम जहां पे आपका ऑफिस है, ये बहुत बड़ा एक तालाब होता था दोनों साइड पे। यहां पे भैंसें जो हैं उनको नहलाने का काम यहां पे होता था, जिस जगह मैं और आप बैठे हैं इस वक्त। तो ये इस तरह की हिस्ट्री है। अब जब ये अब देखें कि इस तरह के माहौल में, अच्छा, लेकिन भाईचारा बहुत ज्यादा था, अखलास बहुत ज्यादा था। अब तो कोई ये है ना जी, बुलाया, अब किसी को आप अंकल कहते हो, किसी को आप राणा साहब इधर आ जाए, भट्ट साहब इधर। तब ये नहीं था। तब जो आपकी बड़ी थी वो आपकी फुफ्फो थी, वो आपकी खाला थी, जो आपकी हम उम्र थी वो आपकी बहन थी, और जो आपसे बड़ा था वो आपका मामू था। अच्छा। अक्सरियत यानी लोग इज्जत से अपने बड़ों को मामू जी कह के बुलाते थे, और खवातीन को फुफ्फो कह के बुलाया जाता था। अनजान लोगों में भी रिश्ते तलाश। हाँ, रिश्ते थे मोहल्ले में, ये मोहल्ले थे सारे, तो लोग एक दूसरे को इस तरह नहीं बुलाते थे। और एक जो मोहल्ले का बड़ा बुजुर्ग होता था, उसकी बड़ी इज्जत होती थी। शरारतें करने वाले भी चुप करके सहम के बैठ जाते थे, वो आ गए हैं। और खवातीन भी बड़ों को देख के सर पे दुपट्टे ले लेती थी। ये इतना हया वाला कल्चर था, इतना मोहब्बत वाला कल्चर था। अच्छा, आपकी हमारी जो यूथ है ना, जो हमारी आज की सोशल मीडिया की खास तौर पर बात करूं तो हमारी यूथ कहती है कि उस दौर से ज्यादा अच्छा दौर ये इस वजह से है क्योंकि ऐसे बाप का क्या फायदा, ऐसे बड़े का क्या फायदा जिसके आने से जो है वो छोटे बच्चे डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। मैंने कहीं पोस्ट पढ़ी, ये अच्छा तरीका है कि जी आपका बाप एंटर होता है और आप उसके साथ उसी तरीके से मिल रहे होते हैं, दोस्ताना माहौल में जिस तरह से आप मिल रहे हैं। तो ये दोस्ताना माहौल ज्यादा बेहतर है उस पुराने जमाने से? नहीं, ऐसे नहीं। वो डर इस तरह का नहीं था, वो एक हया था, वो एक अदब था। नहीं, वो बड़ों के अदब था। ये मैं, आप देखें, हर चीज के ना 2 पहलू हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब आपकी थिंकिंग क्या है कि आप सोचते क्या हो। अगर आप उसी चीज को नेगेटिव लेते हो तो आप नेगेटिविटी में उसमें बेशुमार चीजें निकाल सकते हैं उसी चीज से। अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव बहुत ही कि हम उस जमाने में बड़ों का अदब था, मैं इसको ये कहूँगा, लिहाज था, एक दूसरे की इज्जत थी। और ऐसे नहीं था कि कोई खौफजदगी नहीं थी, ये थी कि हमारे बड़े आ गए हैं तो हमने अदब में उनका करना है। तो ये फैसलाबाद शहर जो है, अब भी इस पे आपको पूरा वो अक्स नजर आएगा। फैसलाबाद के हवाले से मजीद भी राना हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे फैसलाबाद के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपका होस्ट शिराज बट आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद है, जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। फैसलाबाद के लिए इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। हम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब से फैसलाबाद को विटनेस कर रहे हैं। यहाँ की सड़कों, यहाँ की शाहराहों, यहाँ के गलियों मोहल्लों को इन्होंने बदलते हुए देखा है।
जहां पर बंजर जमीनें हुआ करती थी, वहां पर आज इन्होंने इमारतों को देखा हुआ है। तो इनकी नजरों ने वो तमाम के तमाम मनाजिर देखे हैं जो शायद हम लोग विटनेस भी नहीं कर पाए। तो यही वजह है कि आज हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसलाबाद क्या था, क्या है और इसको किस तरीके से मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। राना साहब, आपने बात की ब्रेक पे जाने से पहले कि फैसलाबाद में लिमिटेड पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। आज हम देख रहे हैं पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, कदम रखने को जगह नहीं है। शाहराएं ऐसी हैं कि आज से 20 साल पहले भी वही सड़क थी अब्दुल्लापुर जड़ावाला रोड, लेकिन आज से 20 साल बाद जो है वो ट्रैफिक का बहाव जो है तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ गया, बल्कि बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गया। तो ये शहर जो है वो हमारे लिए कंजस्टेड होता चला जा रहा है, जिसको एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। और इस हद तक ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को भी काट के वहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इसमें बेहतरी किससे से लाई जा सकती है? क्या इसी शहर को यहीं तक रखना है, यहीं तक महदूद रखना है, इसको एक्सपैंड करना है? अगर एक्सपैंड करना है तो इस तरह से करना है कि किसी के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। शराज, देखें, बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है और प्लानिंग के बगैर कोई काम नहीं होता। 2 बार यहाँ का मास्टर प्लान बना। सबसे पहले जो मास्टर प्लान इसका तैयार किया वो तस्नीम अहमद नूरानी थे, जो इसके कमिश्नर थे, और मैं उनकी खिदमात को बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कम वसाइल में उन्होंने बहुत सारे काम करने की कोशिश की, बेहतरी करने की कोशिश की। अतर हुसैन शाह साहब कमिश्नर थे। यहाँ 3-4 लोग आए हैं जिन्होंने 70 की दहाई में जब 77 में जब मार्शल लॉ लगा ना जी, तो तब एक ब्रिगेडियर यूनुस थे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फैसलाबाद के। तो उन्होंने बेड़ा उठाया कि फैसलाबाद बिल्कुल ही तजावजात की ज़द में था। सड़कों पे लोगों ने अपनी मार्केट्स बना ली थी और ये किया उन्होंने। फिर ये आपका जो समुंदरी रोड है उसी वक्त ये गिरा के, और अभी आप सोच नहीं सकते, ये जो रेलवे स्टेशन का एरिया है यहाँ सब बड़ी बड़ी दुकानें और कारों के शोरूम हुआ करते थे। समुंदरी रोड जो है इसके दोनों तरफ नहर की इस तरफ भी, और बड़ी बड़ी ये जो आपके थ्रेशर बनाने वाले और लोहे के काम करने वाले इनकी मार्केट्स थी। तो ये सड़कों के ऊपर कब्जा हुआ था। उसने फिर इसको गिरा के, तो इसको ये आप देखेंगे समुद्री रोड कितना बड़ा खुला है। 70s की बात है, ये 77 में हुआ है जब मार्शल लॉ लगा जनरल ज़िया का, तो तब उसने ब्रिगेडियर यूनुस ने ये आया। ये आपका जो रेल बाजार का बाहर वाला एरिया ये भी ऐसे ही था। आप सर्कल रोड पे जाए ना जी, तो आप ये जो सर्कल रोड और कोतवाली रोड, ये एक गंदा नाला यहाँ से गुजरता है जिसके ऊपर ये तमाम अभी मार्केट्स बनी हुई हैं और ये इलीगल है जी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि शहर में डीसी नसीम सादक ने बहुत उसका रोल है। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और जहाँ भी हूँ अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। लेकिन मैं बारहा उनका जिक्र करता हूँ, बल्कि इस शहर का हर जी शऊर जो इस शहर से मोहब्बत करता है, जो इस शहर को खूबसूरत देखना चाहता है, वो नसीम सादक को खराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकता। ऐसा ही। तो उस बंदे ने दिन रात एक करके इस शहर को 2-2.5 साल उसे एज ए डिप्टी कमिश्नर, वो यहीं मजिस्ट्रेट रहे, यहीं एसी रहे, तरक्की करते करते डिप्टी कमिश्नर बन गए और फिर अल्लाह ताला ने उनको इस शहर में ही डिप्टी कमिश्नर लगा दिया। तो उसने अपने वो 2.5-3 साल में जो मेहनत की, मैं नहीं समझता कि लोग अपने घर के लिए भी नहीं शायद इतनी ना कर सकते जिसने इस शहर को शहर बनाने की कोशिश। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये नसीम सादक, नूरुल अमीन मेंगल, इनको जो भी रिप्रेजेंटेटिव आता है फैसलाबाद शहर का, वो इनका नाम जरूर लेता है। फैसलाबाद में पूछ लें, किसी से भी आप पूछ लें, यू नेम इट, किसी से पूछ लें रैंडमली कि सबसे अच्छी कारकर्दगी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर किसकी रही है, तो ये 2 नाम ही लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया उन लोगों ने जो बाकी भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते? इसलिए क्योंकि उनका रेप्लिका नहीं करना, नहीं, हम लोग अपने तरीके। शराज, देखें, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया कि अभी आप जिला कौंसिल जाएं, जिला कौंसिल की इमारत देखें और आप नसीम सादक के आने से पहले की अगर फुटेज आपको तस्वीर मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि एक सरकारी अफसर ने इस शहर के लिए क्या किया और इस शहर के पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया।
उन्होंने अंदर इसके होटल बना दिए, बेच दी, जगह ही रेंट आउट कर दी। उसके सामने प्रेस क्लब के साथ जो आपका म्यूजियम है उसकी जगह दे दी, कोऑप, बल्कि आपके साथ ही आपके अंदर ही कोऑप स्टोर बनवा दिया, ये कर दिया। तो देखें हमारे और तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़र्क क्या है। वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जिनको नुमाइंदगी मिलती है, वो एज ए मेयर हो, वो एमएनए हो, वो एमपीए हो, वो मिनिस्टर हो, वो लोग अपने इलाके को संवारने की कोशिश करते हैं, तजावुज़ात से पाक करने की कोशिश करते हैं। शहर फिर तब शहर बनते हैं। ये हम देखते हैं अपना मफाद और चंद लोगों का मफाद। हम ये नहीं देखते कि ये अब 1 करोड़ लोगों का शहर है तो हमने इसको क्या करना है। बदकिस्मती है, मैं इसमें मैं नहीं समझता। हमारे पास कहतुर रजाल है दोनों तरफ। नंबर 1, हमारे पास कोई पॉलिटिकल नेशनल लेवल का लीडर ही नहीं है, फैसलाबाद में खास करके। और जो इस शहर को ओन करता हो, जितने लीडर्स हैं वो अपनी जो उनकी हल्का जाती सियासत है उससे बाहर ही नहीं निकलते। अब किसी को देख लो, वो अपने हल्के की अच्छा इत्तेफाक से, हालांकि आप इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं थे, हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले पिछले सेगमेंट में हम यही बातें कर रहे थे कि शहर को ओन कोई नहीं कर रहा। फैसलाबाद शहर के पास कोई भी मौजूद नहीं है। जितने भी नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद है, अरकान असम्बली की शक्ल में या फिर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स की शक्ल में, उन सब के फैसला लाहौर में अपने अपने सेकंड होम है। हाँ, जो वीकेंड वहां से आके गुजारते हैं। लाहौर और इस्लामाबाद। और बदकिस्मती है कि आप किसी ये ऑन एयर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे और आप जैसा बंदा भी अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को मिलना चाहे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आम बंदे की रसाई नहीं है इन तक। ये जो बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आम बंदा तो इनके पास पहुंच ही नहीं सकता। ये किसी का फोन नहीं सुनते। मैं ये ऑन रिकॉर्ड है, ये करें, आए बैठे कि जी मेरा फोन ओपन है। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के मेरे पास नंबर हैं। ये जो हाकमे वक्त हैं, ये अपने आप को बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं, कोई फ़ोन नहीं आपका अटेंड करेगा। और ये लोगों के मसाइल क्या हल करने हैं, बताएं कि आपने इस बिग सिटी के लिए क्या किया है। आपने ये पिछले 30 साल से फैसलाबाद शहर, फैसलाबाद डिवीजन और इसका पूरा सराउंडिंग एरिया, 2 करोड़ लोग, छोटी छोटी बार्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट बार जो है, पिछले जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें अपना दिया जाए हाई कोर्ट बेंच। किसने लेके देना था? क्यों नहीं लेके देते? अभी आपके पास बोइंग तैयारे उतरने के लिए स्टिप नहीं है। आप छोटे छोटे 150-150 बंदों के लिए जहाज हैं, वो आपके पास उतर रहे हैं, छोटे तैयारे आपके पास। देखें ना जी, अब फ्लाइट ऑपरेशन के बारे में बात करें तो हम यूं जाके वापस आए। अच्छा, हमारे पास कितने फ्लाइट ऑपरेशन? हाँ जी, आपने देखा तो क्या वजह बनी अभी? अच्छा, उसके साथ साथ ये नहीं कि जी स्ट्रिप ही चाहिए या बड़ा, आपने एक नया एयरपोर्ट उसकी बिल्डिंग बनाते। अब करें ना जी मुआवजा। मुल्तान छोटा सा शहर है, आती है आबादी है हमारे सियालकोट देख लें, सियालकोट। अब उस पर मैं आता हूं और पहले पॉलिटिकल लीडरशिप पे आ जाऊं। जितनी रजीम्स यहाँ हुक्मरान रही हैं वो किसी भी पार्टी से तल्लक रखते हो, ये बल्कि सारे गुमगुमा के हर पार्टी में ये लोग रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा। और पीपल्स पार्टी से ये लोग शुरू हुए और उसके बाद मुस्लिम लीग में गए, उसमें का तहरीक इंसाफ में गए। आपकी गुफ्तगू का पिछला हिस्सा, मुल्तान के पास इस वक्त मेट्रो है, हाँ, सियालकोट के पास उनका सिंबल एयरपोर्ट है, हाँ, हमारे पास सिर्फ 4 घंटा घर है। नहीं, आप मैं यही कहता हूं कि ये 10 दिन से जो बसें खड़ी हैं, अब ये नहीं उन्हें समझ आ रहा कि हम फैसलाबाद में दिखाएंगे क्या। वो भाट साहब, उनके पास मैं समझता हूं, हम खुद, चूंकि मैं रेगुलर वाक करता हूं वहां का बागे जना का, तो हम सारे दोस्त करते हैं कि यार ये 10 दिन से खड़ी क्यों है, इसलिए जा नहीं रही कि हमारे पास है क्या। आपने क्या बनाया? आप पिछले 20 साल से सुने यहां एक बड़ा जू बनेगा, 4 बंदर और 8 बतखें आपने वो गटवाला में रखी हुई हैं। अब बतखें देखने के लिए 4 बंदर देखने के, वो तो आपको तमाशे वाला भी दिखा रहा है। तो आपने क्या किया इस शहर के लिए? आपने एक काम जरूर किया, ये इस एरिए का, इस पाकिस्तान का जरखेज तरीन
अपना कल्टीवेशन के लिहाज से ज़रई रकबा था, ऐसे ही। आपने शुतर बेमहार यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी जरूर बनाने में मदद दी है, और उसी की वजह से आपका वासा का निज़ाम चौक है। अप्रूव पे अप्रूव। आप ये देखें, मुल्तान से कहते हैं कि मुल्तान में हाईकोर्ट बेंच भी है, और मुल्तान से थोड़ा सा आगे जाएं बहावलपुर में भी बेंच है, उसकी आबादी देखें कितनी है। अच्छा, लेकिन क्या वहां की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वहां के 8-8 10-10 मिनिस्टर्स बन जाते हैं, और यहां पे आपको या वो मशीर बनाते हैं या आपको स्टेट ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो या एडवाइजर बनाते हैं। हमें तो टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं मिलता। मैं यूं कहता हूं कि या एडवाइजर बनाते हैं। देखिए, आपने अपनी ग्रूमिंग खुद करनी थी, अपनी मजबूती खुद करनी थी। जब आपके मकासद छोटे हों तो तब आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। जब आपकी बड़ी खूबसूरत बात। हाँ, जब आपके मकासद छोटे हो ना जी, फिर आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। स्पीड ब्रेकर ही बनाना है या मैंने घर हाँ, नहीं, मेरे हल्के में रोड बना दें, मेरे हल्के में ये कर दें, ये मेरा नहीं। बच्चा सरकारी मेरा शहर, मेरा पाकिस्तान, जब आप इस पे आएंगे, अब लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाए। मैं इसके बाद शहर के पास तरफ आऊंगा, हम शहर को बेहतर किस तरह कर सकते, आखिरी सेगमेंट में। देखिए, मैं कहता हूं जी कि आप जैसे अपने घर के लिए या अपने बिजनेस पॉइंट के लिए या अपनी इंडस्ट्री के लिए या अपने ऑफिस के लिए आप बैठते हो, आपका एचआर जो डिपार्टमेंट है वो कहता है जी, अब ये मैं बड़ी पते की बात करने लगा हूं, आपका एचआर डिपार्टमेंट आपने रखा है कि दुनिया के बेहतरीन लोग जो हैं वो आपने हायर करने हैं अपने बिजनेस के लिए। बिल्कुल बताएंगे कि कभी ये इसलिए बैठे हों कि हमने यहां पाकिस्तान का बेहतरीन डिप्टी कमिश्नर लेके आना है, हमने बेहतरीन सीपीओ लेके आना है, बेहतरीन आरपीओ लेके आना है, बेहतरीन हमने वो लोग लाइक, ईमानदार और डेडिकेट काम करने वाले जो हैं वो हमने 10 अफसर लेके आने हैं। क्यों नहीं ये नसीम सादक ढूंढते, क्यों नहीं तस्नीम नूरानी ढूंढते, क्यों नहीं ये वो जुल्फकार चीमा जैसे ऑफिसर पुलिस में क्यों नहीं ढूंढते? हाँ, बोले ना जी, वो पाकिस्तान का सबूत है ना। उन जैसे 20 लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन ये ढूंढते क्यों नहीं है? हाँ, वो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो आपके कासा लेस नहीं होंगे। हाँ। वो आपके नहीं काम करेंगे, वो इस शहर के काम करेंगे। असल मसला ये है राना साहब कि जिससे आपने बताया ना कि कलेक्टिव सोच नहीं है हमारी सोच जो है इंडिविजुअल है। जब तक वो कलेक्टिव सोच नहीं होगी तब तक इस शहर का हुलिया जो है वो बेहतर तरीके से नहीं बदलेगा, उसमें मुस्बत तब्दीलियां नहीं आएंगी। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शिराज भाई खुश आमदीद कहता है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद शहर के हवाले से, इसकी डेवलपमेंट के हवाले से, इसकी बेहतरी के हवाले से, इसको दरपेश मसाइल के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से, और इसके अंदर बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है। हर इंडिविजुअल जो है उसको कलेक्टिव सोचना होगा। जब तक हम इनफरादियत पर रहेंगे तब तक हम जो है वो इस शहर को बेहतर तरीके से डेवलप होता नहीं देख सकेंगे। हमारे जितने भी मसाइल हैं हम वो मसाइल लेकर के अपने सरकारी इदारों में और ख़ास तौर पर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके डेरों पर जाते हैं और उनके मसाइल जो अपने बताते हैं उनको वो हैरान कौन होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सरकारी मुलाजमत उसको दिलवा दीजिए, हमारे गली जो है उसको पक्का करवा दीजिए। सिर्फ हम अपने हद तक सोचते हैं। जिस दिन हम अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचना शुरू होंगे तब हम इस काबिल होंगे कि हम इस शहर की हालत को तब्दील कर सकें, क्योंकि हमने इस शहर को अपना घर तस्वुर किया ही नहीं, हम अपनी सिर्फ घर को घर तस्वुर करते हैं। मेरे ख्याल साहब इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि उस वक्त तवज्जो दीजिएगा। जी, मैं एक मिनट एक्सेप्ट। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि राना साहब इस वक्त तो खासतौर पर हमारे शहर को ओन करने की जो है ना वो इसमें हम बहुत लेट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें ना जी, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, अगर ये सपोर्टर हैं, ये जमातों के लोग हैं, ये अगर अपने लीडर्स को मैं समझता हूं कि थोड़ा सा भी पुशअप करें और इनके साथ इनके ऊपर एक प्रेशर डालें कि ये हमारे शहर के मसाइल किसने हल करने हैं। अभी आप शेखपुरा रोड गुजरे, पूरी रोड टूटी हुई है और इसका फंड मंजूर होगा। मैं कहता हूं जी, ये कई सालों से है ना जी। आप यार इस शहर को शहर किस तरह हम कह सकते हैं? आप कोई एक रोड ले लें, आपको धूल उड़ती हुई नजर आएगी, टूटी सड़कें नजर आएंगी, सीवरेज का निजाम बैठा नजर आएगा। तरक्की की आप ये देख लें कि हमें
वो कहां गए दिन जब 24 आवर हमें गैस मिलती थी कि अब हमें 6 घंटे आप गैस देते हो और अब दवाई की तरह। अब हर बंदा जो है फैसलाबाद में, ये मजदूरों का शहर है। अल्टीमेटली इंडस्ट्री को रन करने वाले 10% 5% लोग होंगे, 95% उसमें काम करने वाले लोग हैं। दस्तकार है, हुनरमंद है, मजदूर है, काम करने वाले। एक इंडस्ट्री एक बंदे ने लगाई, उसमें 25,000 लोग अगर काम करते हैं तो 25,000 तो मजदूर हैं, वो जनरल मैनेजर से लेके पीएन तक और गेट तक। अब उन लोगों, आप 25-30 हज़ार रुपया उन्हें सैलरी देते हो, तो वो कहां से अफोर्डेबल है कि वो गैस ही ले ले? आपने क्या किया इस मुल्क के साथ, एक शहर के साथ? एक अनजान शख्स, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक अनजान शख्स जो आज तक फैसलाबाद आया नहीं है, वो फैसलाबाद आएगा, वो जब शेखुपुरा रोड के ऊपर टूटी हुई सड़कें देखेगा, वो इशारे बंद देखेगा, वो प्रॉब्लम देखेगा, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। और हकीकी तौर पर मुझे लगता है ऐसा ही है कि फैसलाबाद शहर का वाली वारिस कोई भी नहीं है, कोई इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। डीसी, कमिश्नर, वो लोग हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, लेकिन वो मीटिंग्स की हद तक रहती हैं। गालिबन वो इम्प्लीमेंटेशन या प्रैग्मेटिकली उसके ऊपर काम करने की बारी आए तो खामोशी हो जाती है। देखिए शराज, इन चीज़ों को किस तरह मैं समझता हूं कि बेहतर कर सकते हैं। मसलन एक शेखुपुरा रोड है, इस पे आप देखें कि 10 हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिनकी 1 लाख रुपया मरला जगह जो है 20 लाख मरला में वो लोग बेचते हैं। भाई उनको इकट्ठा करें, 10 सोसाइटियों को बैठाएं, उन्हें कहे जी ये आपकी जिम्मेदारी है। राणा साहब वो कहते हैं हमने वैल्यू एडिशन भी तो की है ना, सड़कें बना दी। नहीं, देखो ना, मैं जो आप बात बताने लगा, अब हम जब ये समझते क्या कर सकते हैं, आप उन 10-20 हाउसिंग सोसाइटियां जो उस मेन रोड के ऊपर आती हैं, उनके डेवलपर्स को बुलाएं, उनको कहें जी जैसे आपने ये अपनी हाउसिंग सोसाइटी की सड़कें बनाई हैं और इनको मेंटेनेंस आपने रखना है, ये सड़क आपकी जिम्मेदारी है। हाँ सही है, सही। ये शहर की 4-5 बड़ी सड़कें जहां से अरबों रुपया इन लोगों ने कमाया यार, अरबों खरबों कमाया। बल्कि और इन्हीं सोसाइटी से अगर आप बाहर निकले, आप देखते हैं बाहर सीवरेज भी होता है। अच्छा, नहीं, वहां का निजाम देखें, ऐसे लगता है जैसे यूरोप में आ गए हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं रोड के ऊपर। सर मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े हमारे जो सनतकार ही हैं, जिनके अपने बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं, उनकी कोठी के बाहर उनकी सड़क टूटी होती है, वो अपनी सड़क सही नहीं करवाते। लेकिन ये देखें ना, ये किसने करना है? ये उनको बैठाएं, उनको जी कि आपके एनओसी कैंसिल कर देंगे, नहीं देंगे आपको। जब एनओसी देना है ना जी, आप साथ में मेन रोड की जिम्मेदारी भी लगाएं उसकी। अच्छा, सफाई की जिम्मेदारी भी उसकी लगा दें। वो वहां पे हर घर वाले से पैसा इकट्ठा करता है। अगर कॉलोनी का अंदर सही होगा तो कॉलोनी के बाहर, हाउसिंग सोसाइटी के बाहर वाली रोड क्यों नहीं साफ हो सकती? उसकी लाइटिंग उनके जिम्मे लगाएं, उसकी सफाई उनके जिम्मे लगाएं, आप उनकी मेंटेनेंस उनके जिम्मे। अगर इदारे नहीं कर सकते तो अदारों छोड़ दें जी, जिन लोगों ने इस शहर से अर्निंग की है, जिन लोगों ने तो इदारों की, अच्छा तो इदारों की जिम्मेदारी है ना, अदारों के पैसों को आप दूसरी डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। ठीक है। अब उसके लिए अब देखें, फैसलाबाद की गल्ला मंडी वाले जो हैं वो खुद चाह रहे हैं कि जी हमें आप शहर के बाहर ले जाएं। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि शहर में क्या हो सकता है? अब गल्ला मंडी आप बाहर ले जाएं, यहां पे आप कोई मोबाइल मार्केट या कोई ऐसी मार्केट डेवलप कर दें कि उसके खुले रोड है, बड़ी दुकानें हैं, वहां आप बेहतरीन कोई शॉपिंग एरिया बना सकते हैं जदीद तकाजों के मुताबिक। इन लोगों को आप बाहर ले जाएं, वहां अजनास जो है चूंकि वो स्टॉक करनी पड़ती हैं, इनके पास बड़े स्टोरेज हों। तब जब ये गल्ला मंडी बनी थी तब हमारी आबादी छोटी थी, ये अंग्रेज ने बनाई थी। अब हमारा शहर एक बड़ा शहर है, इसके लिए स्टोरेज, इसके लिए सिस्टम। अगर सब्जी मंडी बाहर जा सकती है तो गल्ला मंडी क्यों नहीं जा सकती? इसी तरह आप ये रेलवे रोड के बाहर जो नहरी क्वार्टर है, आप ये नहर महकमा नहार से ये जगह लें। अगर आपने इस शहर को संवारना है, ये सिविल लाइन एरिया जहां पे ऑफिसर्स की बड़ी बड़ी कोठियां हैं 4-4 एकड़ में, 10-10 कनाल में, इसको आप खत्म करें, इसको आप मल्टी स्टोरी कोई बनाएं और या आप खुले एरिया में ले जाएं। अच्छा, यहां पे आप मार्केट और डेवलप करें। अब यार क्या मैं कहूं, रोना आता है हमारे इन लीडर्स के ऊपर कि पिछले 15-20 साल से हम पार्किंग प्लाजों के लिए रो रहे हैं। हमने स्कूल गिरा दिया, मीरपुर बाजार में स्कूल गिरा दिया
और कारपोरेशन की बिल्डिंग थी वो अपना कारखाना बाजार के बाहर, वो हमने गिरा दी और हम पार्किंग प्लाजे नहीं बना सके। और रेलवे रोड की रेलवे जो अपना वो माल गोदाम है वहां पे आपने पार्किंग लगवाई है, लंडा बाजार जहां पे लगता है, आप उसको स्ट्रीम लाइन में नहीं ला सके। भैया आप करें ना, रेलवे ने पूरी जमीन अपनी जो है शहर में देखें, रेलवे के दोनों तरफ, यहां से अब कभी भी डबल लाइन नहीं गुजरेगी। लोग तरक्की का सोचते हैं, ये पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अब सारी जगह आपने लीज पे दे दी है, तो आप माल गोदाम की जगह जो है वो भी लीज पे दे। अब यहां गुड्स ट्रेनें तो आती ही नहीं है, आपने सारा सिस्टम जो है वो उस पर ले गए हैं ट्रकों पे। बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे आप घंटों नहीं, आप दिनों बैठ के बात कर सकते हैं, एक एक वजह। अब उस एरिया में आप बेहतरीन शॉपिंग सेंटर बना सकते हैं, एरिया बना सकते हैं, और इन जगहों पे महकमा नहार को आप किसी भी नहर के ले जाएं, वहां पे तब था, ये कैनाल कॉलोनी तब बनी थी जब 1906 था। अब 2024 है, अब ये 125 साल गुजर गया है, 125-30 साल गुजर गए हैं। अब इसमें डेवलपमेंट और तरह की चाहिए। यहां आप मार्केट डेवलप करें। तकाज़े कुछ और थे, हाँ, अब तकाज़े अब आप देखें ना जी, आप 4-4 घरों में रहने, एकड़ के घरों में रहने का कोई रिवाज है, और उसमें बंदे कितने रह रहे होंगे? 2 खुद, 1 ऑफिसर और 2 उसके बच्चे रह रहे होते हैं, तो 40 उसके साथ मुलाजमीन जो है उसकी खिदमत कर रहे होते हैं। इन सिस्टम से हम निकले, हम तरक्की कार क्यों नहीं रहे? फैसलाबाद की खासतौर पर तरक्की वाले से बात करें ना सब, जहां तक मैं आपकी बात से समझ पाया वो ये है कि जो जदीद तकाजों के मुताबिक हम फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से ढाल नहीं पाए। आज भी अंग्रेजों के दौर के जो है वो इमारतें हमें देखने को मिलती हैं और वो बोसीदा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर रह भी रहे हैं, उसके अंदर हमारे कारोबारी मराकज़ भी हैं, उसमें हमारी दुकानें मौजूद हैं। उसको तब्दील करने की जरूरत है। वो पैटर्न किस तरह से तब्दील किया जा सकता है, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब हम बात कर रहे थे फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। वही ऑब्सोलीट इमारतें, वही पुराने बोसीदा इमारतें, वही कंस्ट्रक्शन, वही पैटर्न, और उसी पैटर्न से हम चल रहे हैं जो आज से 25-30 साल 100 साल पहले था। बल्कि तो 80 साल पहले रिक्वायरमेंट और थी, अब रिक्वायरमेंट और है, चीज़ें और हैं, जदीद तकाजे हैं। प्राइवेट सतह के ऊपर देखिए तो बड़े बड़े जदीद प्लाजे बन भी रहे हैं, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े प्लाजे आपको पता होगा फैसलाबाद के अंदर बड़ी मेन शाहराहों के ऊपर ऐसे प्लाजे बने हैं कि आपकी सोच दंग रह जाती है कि इस जगह के ऊपर भी ऐसा प्लाजा बन सकता है। तो वही हम ट्रीटमेंट जो है वो बाकी शहर के साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं हुकूमती सतह के ऊपर? क्या फंड कम है या हमारी नीयत नहीं है? आप चलो फंड्स कम को हम कर लेते हैं। मैंने जो पहले एक सोल्यूशन बताया, देखो ना, आप एक सिर्फ ये नहीं होता, और मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि आप सिर्फ निशानदेहियां करते जाएं, कि उसका हल ना हो। आपने अगर मसाइल की निशानदेही करनी है तो आपके पास उसका हल भी होना चाहिए। अब यही आप लगा लें, कोई शॉपिंग एरिया लगा लें, वहां पे इतना इतना ज्यादा रेंट है कि आप सोच ही नहीं सकते। जिसकी बिल्डिंग है, जिसका प्लाजा है, वो करोड़ों रुपया वहां से रेंट लेता है। आप क्यों नहीं लिंक करते उनको, उस शॉपिंग एरियाज को उनके हवाले करें? ये आप वेस्ट मैनेजमेंट है, ये आप उन्हें कहें जी यहां शजरकारी आपने करनी है, और ये प्लान हमने बना के देना है आपको, लेआउट प्लान जो है हमारा होगा, ये किस तरह करना। हम तो शजरकारी की जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं कहता हूं जी इनको सील करें ना जी, फिर इनके साथ ये अगर मेरे पास अख्तियार हो ना, मैं आपको एक साल में इस शहर का पूरा नक्शा चेंज करके बता दूंगा। करने वाला नसीम सादिक ने किया नहीं, नूरुल अमीन मैंगल ने किया नहीं। यही स्टेडियम जो आपका एक स्टेडियम, यही शहर, यही सड़कें, यही सब इख्तियारात। तो हाँ, तो जिन बंदों ने काम करना हो, जिन लोगों ने सिर्फ ऑफिसर, अच्छा अब देखें ये जो शहर से मैं कहता हूं जी इन ऑफिसर्स को निकालें आप बाहर, अब इनकी प्लानिंग देखें। चिल्ड्रन हॉस्पिटल 20 किलोमीटर बाहर बना दिया, ऐसा ही छोटा मासूम बच्चा, नौजायदा बच्चे, और वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में बट साहब सिर्फ वही बंदा जाता है जिसके पास वसाइल नहीं है। खुदा की कसम, जिसके पास थोड़े से भी वसाइल है वो प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास। जिसके पास वसाइल नहीं है उनके लिए आपने जो चिंगची रिक्शे पे ढूंढता फिरता है सवारी 20 रुपए के,
आप उनके लिए 20 किलोमीटर बाहर चिल्ड्रन अस्पताल बनाया, आप अपनी कॉलोनी क्यों नहीं बाहर बनाते? आप वहां पे कॉलोनी अपनी बाहर बनाते, यहां पे आप कोई और प्रोडक्टिव जो काम है वो इन कॉलोनियों में आप करते। ये है वो चीजें जो इस शहर के लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग हमारे साथ करते क्या है। हमारी हर वो चीज जो आम बंदे की दस्तरस में होनी चाहिए ये शहर से बाहर ले जाएंगे और अपने लिए हर वो चीज ये शहर के अंदर करेंगे, प्राइम लोकेशन में करेंगे, प्राइम वो जो आपकी जमीन है वहां पे करेंगे, जो अरबों रुपए की जमीन है, जिसे बेच के, जिससे करके आप इस पूरे शहर का नक्शा बदल सकते हैं। यहां अब आ जाएं कि एक आ गया कि हमारी जो लीडरशिप है वो अपना एहतसाब खुद कर ले कि हम कहां पे खड़े हैं, हमने इस शहर के लिए बताएं ना वो हमने शहर के लिए क्या किया। आगे आ जाएं जो आपकी ट्रेड अपने आप को लीडर्स समझते हैं, वो किसी भी बॉडी से तल्लक रखता, वो बताएं हमने इस शहर के लिए क्या किया। उन ताजरों ने जमीनें बेच के अरबों रुपया नहीं कमाया। आप सियालकोट के जितने लोग हैं, तजारत है, जितने एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्रोडक्टिव काम किए हैं। उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियां नहीं बनाई उन लीडर्स ने, उन्होंने आप बना के दिया आपको एयरपोर्ट, उन्होंने बना के मॉडल एयरपोर्ट, मॉडल पूरे पाकिस्तान में बना के दे दिया, सियाल एयर बना के दी है। हम अगर यहां हमारे एक चनाब क्लब है उसकी मेंबरशिप के लिए 1 करोड़ रुपया लोग हाथों पे लेके और मिन्नतें करते हैं जी मुझे मेंबर बना लो, लेकिन इस शहर के डेवलपमेंट के लिए, यहां के एयरपोर्ट के लिए, लाइलपुर एयरलाइन के लिए वो शेयर नहीं खरीद सकता। लेकिन कोई लीडर आगे लगे ना जी, लग के फिर एयरलाइन ही बना दें, बनाए। ये जो चनाब क्लब वाले हैं ना जी, मैंने डीसी साहब थे मोहम्मद अली को कहा, अली हनान को कहा, मैं एज ए प्रेसिडेंट जब था तो मैंने ये प्रपोजल उन्हें दे दी कि आप ये कर ले कि आप रखें कि ये आपको हम ऑनरेरी दे देते हैं आपको परमानेंट इसकी चनाब क्लब की, लेकिन हम एक एयरलाइन या एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, उसके शेयर आप खरीद लें 2 करोड़ रुपए के। अच्छा, उसकी आपको अर्निंग भी आएगी, 10 साल बाद वही 2 करोड़ का शेयर जो है आपका 50 करोड़ का हो जाएगा, वैल्यू इतनी उसकी बढ़ जाएगी, उससे आपका काम भी हो जाएगा। और ये जो 9 दौलतिये हर वक्त ये रहते हैं जी कि अब स्टेटस सिंबल ही है ना, और क्या है, करोड़ में आप खाना खाने की जगह ढूंढ रहे हैं, आप अपना हेल्थ क्लब ढूंढ रहे हैं। आपने नहीं कोई नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है फालतू कि मैं ले सकूं। अच्छा, तो ये मैं कहता हूं कि देखें आपके अंदर इस शहर के लिए क्या है, अपनी जात के लिए तो आप सब कुछ सोचते। इस शहर के वाले से देखें तो यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल जिस तरह से राणा सिकंदर साहब यार 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, और बच्चे को जाना, और वहां पर वही जाएगा जिसको बहुत ज्यादा अशद जरूरत होगी, और वो चिंची में बैठकर जाएगा, अपने बच्चे की अपने बच्चे की जिंदगी जो है उसको दांव पर लगा के जाएगा। तो हॉस्पिटल की मेडिकल सर्विसेज हमारे पास ना होने के बराबर है। हमारे पास एक FIC है सिर्फ, जिसको भी दिल का दौरा पड़ता है वो दिल पे हाथ रख के जो लाहौर की, और एक डॉक्टर, ये भी आप इसमें बता दें, कैंसर के हवाले से बात करें तो कैंसर हॉस्पिटल भी हमारे पास ना होने के, कैंसर वार्ड है उसमें भी सिर्फ एक डॉक्टर खालिद साहब है, एवरीवन नोज इट। और जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पर बहुत किल्लत है। IT यूनिवर्सिटी बनाने के वाले से बात तो की है, वो कब बनेगी वल्लाहु ताला आलम, 10 बसें नहीं चल सकी अभी तक IT यूनिवर्सिटी, तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल इस शहर का अल्लाह ताला इस शहर को चलाई जा रहा है और ये चलता जाएगा, और हमें उम्मीद है, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, गुमान अच्छा रखना चाहिए। उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा नसीम सादिक जैसा नुमाइंदा आए जो कि इस शहर की हालत को बदल दे। राना सिकंदर आजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अपने होस्ट शिराज भट्ट को इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।